तुलनात्मक राजनीति में माइक्रो सीनेट राज्यसभा, मैक्रो क्षैतिज ओरिएंटल ऊर्ध्वाधर वर्टिकल हिस्टोरिकल कंपैरिजन ऐतिहासिक 1935 से भारतीय संविधान से। राजनीति में सरकार, राज्य, दल, दबाव समूह, व्यवस्था में समग्र परिवेश, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। चौथा विकास या आधुनिकता। तुलनात्मक राजनीति की आवश्यकता। राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए परंपरागत उपागमों का प्रयोग किया गया, जिसमें ऐतिहासिक दार्शनिक उपागम महत्वपूर्ण है, जिसे सामान्यतः मानकीय, मूल्यात्मक और नैतिक उपागम कहा जाता है। परंतु इस उपागम के साथ एक अंतर्निहित कठिनाई विद्यमान है, क्योंकि इसके माध्यम से समाज की समकालीन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। इसकी प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान को भौतिकी और प्राकृतिक विज्ञानों के भांति वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक बनाने की मुहिम शुरू हुई। और अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन शिकागो स्कूल ने मतदान व्यवहार, जनमत, ओपिनियन पोल जैसे विषयों को अध्ययन की मूल विषय वस्तु बनाया। परंतु राजनीति के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोगों के अध्ययन की गंभीर समस्या है, क्योंकि न तो राजनीति के विषय वस्तु प्राकृतिक विज्ञानों की तरह निश्चित नहीं है और न ही अध्ययनकर्ता मूल्यों से मुक्त है, अध्ययनकर्ता या अनुसंधानकर्ता। इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति की आवश्यकता पड़ी, जिससे सरकारों के बीच तुलना के माध्यम से शासन के सकारात्मक बिंदुओं का अध्ययन किया जा सके। उदाहरण के लिए भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में स्थायित्व की प्राप्ति के लिए जर्मनी के सकारात्मक विश्वास प्रस्ताव की अनुशंसा की गई है। तुलनात्मक राजनीति के माध्यम से विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं में अच्छे विकल्पों की तलाश की गई, जिसके लिए माइक्रो एवं मैक्रो दोनों प्रकार की तुलना की गई तथा क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर तुलनाओं का भी महत्व दिया गया। और तुलनात्मक पद्धति परंपरागत और आरंभिक या अनुभविक दोनों पद्धतियों से बेहतर मानी गई। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशियाई एवं अफ्रीकी राज्य उपनिवेशवाद से मुक्त हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप तुलनात्मक पद्धतियाँ ज़्यादा प्रभावी प्रतीत हुई, क्योंकि जो संसदीय व्यवस्था इंग्लैंड में अपनाई गई वही संसदीय प्रणाली का प्रयोग भारत में भी हुआ, परंतु व्यवहारिक रूप में उसका कार्यक्रम एक समान नहीं था, जिसके लिए तुलना की उपयोगिता ज़्यादा प्रतीत होने लगी। तुलनात्मक राजनीति का विकास कैसे हुआ। एक में तुलनात्मक राजनीति के विकास में पहला चरण तुलनात्मक सरकार का अध्ययन करना है, और दूसरा ब्राइस ने मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक किताब लिखी। हरमन फाइनर ने थ्योरी ऑफ प्रैक्टिसेज ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट नामक किताब लिखी। चौथा फ्रेडरिक ने कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नामक किताब लिखी। पाँचवें तुलनात्मक सरकारों के अध्ययन में उदारवादी लोकतांत्रिक सरकारों के अध्ययन पर बल दिया गया तथा तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत संसदीय शासन की तुलना अध्यक्षीय शासन से की गई तथा संघात्मक शासन को एकात्मक शासन के साथ तुलना करने का प्रयास किया गया। एक में तुलनात्मक राजनीति के इस परंपरागत उपागम में तुलना के लिए राजनीति संस्थाओं का उपयोग किया गया, जिनका उल्लेख संविधान में मिलता है। इसीलिए इस तुलनात्मक पद्धति को संस्थात्मक वैज्ञानिक पद्धति कहा गया। दूसरा, परंतु तुलनात्मक सरकारों के इस अध्ययन में अनेक विसंगतियां विद्यमान हैं। इसमें केवल उदारवादी लोकतांत्रिक संस्थाओं की तुलना पर बल दिया गया, इसीलिए गैर लोकतांत्रिक शासन जैसे फांसीवाद, साम्यवाद इनकी पूर्ण उपेक्षा कर दी गई। दूसरा, तुलनात्मक भौगोलिक रूप में भी सीमित थी, क्योंकि केवल यूरोपीय और उत्तरी अमेरिका देशों के सरकारों की ही तुलना पर बल दिया गया। तीसरा, तुलनात्मक सरकारों का अध्ययन वर्णनात्मक ज़्यादा है, विश्लेषणात्मक नहीं। तुलनात्मक राजनीति का पूर्व विद्यमान स्वरूप।
एक में तुलनात्मक राजनीति का स्वरूप उतना प्राचीन है जितना अरस्तु का विचार, जिन्होंने 6 प्रकार की शासन प्रणालियों का उल्लेख किया है, जिसमें निरंकुश शासन टेरेनी शासन का सबसे भ्रष्ट रूप माना, जबकि राजतंत्रीय शासन को शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप कहा और पॉलिटी को शासन का सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक रूप माना। आधुनिक युग में मैकियावेली ने भी राजतंत्रीय और गणतंत्रीय शासन की तुलना की। दूसरा, फ्रांस में पैदा मोंटेस्क्यू ने अपनी किताब द स्पिरिट ऑफ लॉज में नियंत्रण, चेक एंड बैलेंस, शक्ति के पृथक्करण में मोंटेस्क्यू एक में स्पिरिट ऑफ लॉ, दूसरा भौगोलिक परिस्थिति, धर्म, वातावरण, समाज, तथा शासन की प्रणालियों में राजतंत्रीय, गणतंत्रीय, निरंकुशात्मक, चौथा यूके के संसदीय शासन में सेपरेशन ऑफ पावर देखा, नियंत्रण, चेक एंड बैलेंस, शक्ति के पृथक्करण में पांचवें पूंजीवाद का समर्थन कर रहा था। एक में मोंटेस्क्यू ने कहा अपनी किताब स्पिरिट ऑफ लॉज में कहा कि विधि का निर्माण राष्ट्र की मूल आत्मा से प्रभावित होता है तथा राष्ट्र की आत्मा का निर्धारण समाज में विद्यमान अनेक तत्व जैसे धर्म, सामाजिक मान्यताएं और भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभावित होती है। दूसरा, उसने शासन प्रणालियों में तुलना करते हुए 3 प्रकार की शासन प्रणालियों का उल्लेख किया और उसने स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए कहा कि यह राजतंत्रीय व्यवस्था में सबसे प्रभावी रूप में उपलब्ध होती है। यहाँ उसका विचार इंग्लैंड से प्रभावित था, क्योंकि वह इंग्लैंड की यात्रा के दौरान यह देखा कि इंग्लैंड में स्वतंत्रता अधिक है, जबकि उदारवादी विचारक इसका उल्टा मानते हैं और उनके अनुसार स्वतंत्रता लोकतंत्र में प्रभावी होती है। तीसरा, शक्ति पृथक्करण का सबसे व्यवस्थित प्रतिपादन करने वाला विचारक मोंटेस्क्यू है और उसने जॉन लॉक के विचारों को संशोधित किया, परंतु यह तथ्य हैरान कर देने वाला है कि मोंटेस्क्यू इंग्लैंड संवैधानिक राजतंत्रीय विचार में शक्ति के पृथक्करण के विचार को अंतर्निहित देखा, जो वास्तविक रूप में अमेरिका के अध्यक्षात्मक शासन की मूल विशेषता है। चौथा, अंततः वह पूंजीवादी विचारकों का समर्थक प्रतीत होता है, क्योंकि उसने वाणिज्य एवं व्यापार को धर्म की तुलना में ज्यादा महत्व दिया। तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक उपागम एक में अध्ययन के विषय के रूप में तुलनात्मक राजनीति का विश्वविद्यालयों में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आरंभ हुआ और 1955 में मैक्राइडस ने अपनी किताब द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट और हैरी एस्टिन ने ए पर्सपेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में इन्होंने अपनी किताब में तुलनात्मक सरकारों के अध्ययन को अपर्याप्त कहा, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के अनेक कार्यक्रमों का प्रयोग आर्थिक विकास के कार्यक्रमों के रूप में एशियाई एवं अफ्रीकी देशों में हुआ, जो पश्चिमी देशों के भांति प्रभावी न हो पाए। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध विद्यमान था, जहां साम्यवादी शासन की उपेक्षा करना संभव नहीं था और एशियाई अफ्रीकी देशों ने भी उपनिवेशवादी व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन आरंभ किया और वे पश्चिम के पूर्व अनुक्रमण के लिए तैयार नहीं थे। इन्हीं परिस्थितियों में तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागम का निर्माण हुआ, जिसके आमंड एंड बर्बा कोलमैन का विचार उल्लेखनीय है। तुलनात्मक राजनीति में परंपरागत उपागम, दूसरा आधुनिक उपागम। परंपरागत उपागम में सरकार की तुलना, दूसरा संविधान और संस्थाओं के अध्ययन पर बल दिया गया। आधुनिक उपागम एक में व्यवस्था की तुलना, सिस्टम, दूसरा व्यवस्था के वास्तविक कार्यकरण पर बल दिया गया। परंपरागत उपागम में विधायी में कार्यपालिका न्यायपालिका पर बल दिया गया। परंपरागत उपागम में ज़्यादा वर्णनात्मक है। परंपरागत उपागम यूरोप एवं अटलांटिक क्षेत्र में है और आधुनिक उपागम दल एवं दबाव समूह पर बल दिया गया है। समाज में अर्थव्यवस्था पर बल दिया गया है। आधुनिक उपागम विश्लेषणात्मक है। आधुनिक उपागम एशिया एवं अफ्रीका में है। व्यवस्था उपागम, सिस्टम अप्रोच। तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक
उपागमों में डेविड स्टर्न ने व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके द्वारा उन्होंने सरकार के अध्ययन के बजाय व्यवस्था के अध्ययन पर बल दिया। उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषित करते हुए कहा कि मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। मूल्य का अर्थ वरीयता। व्यवस्था उपागम कैसे काम करती है? व्यवस्था उपागम कैसे काम करती है? मांग समर्थन व्यवस्था उपागम 0। निर्गत मांग और समर्थन आगत इनपुट, फिर निर्गत आउटपुट फीडबैक अपनी राय। स्टर्न ने व्यवस्था को निरंतर चलने वाले प्रवाह के रूप में देखा, सिस्टम ऑफ फ्लो, जिसमें पर्यावरण से अनेक प्रकार की मांग की जाती है और व्यवस्था जिन मांगों को स्वीकार कर लेती है उसे ही निर्गत ही कहते हैं। इसीलिए व्यवस्था आगत और निर्गत का निरंतर चलने वाले चक्र है, जो फीडबैक के माध्यम से निरंतर गतिशील रहता है। स्टर्न का विश्लेषण मार्क्सवादी चिंतन से बिल्कुल अलग है। मार्क्सवादी समाज को आमूलचूल में परिवर्तित करना चाहते हैं और वे एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं जहां संघर्ष हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। स्टर्न का तर्क है कि प्रत्येक व्यवस्था के पास संसाधन सीमित होते हैं, इसीलिए इसे अतिभार ओवर स्ट्रेस से बचाने के लिए गेट कीपिंग का प्रावधान किया गया है, जिससे अवांछित मांगों का राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश से प्रतिबंधित किया जाता है। गेट कीपिंग का कार्य राजनीतिक व्यवस्था के अनेक अवयवों के सामूहिक रूप में करते हैं। उदाहरण के लिए सांस्कृतिक मूल्य भी गेट कीपिंग का कार्य करते हैं। गेट कीपिंग में राजनीतिक दल और दबाव समूह का भी योगदान होते हैं और उन अनेक संचार माध्यमों से भी अवांछित मांगों को भी हतोत्साहित किया जाता है। संविधान और सरकारों के बीच तुलना के बजाय करते हुए दावा किया कि लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक विकासशील देशों की व्यवस्थाओं का अध्ययन इसके द्वारा संभव है। आलोचना। स्टर्न का अध्ययन वस्तुनिष्ठ, तटस्थ और निष्पक्ष न होकर पूंजीवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था का परोक्ष समर्थन करता है, इसलिए यह यथास्थितिवाद और गैर उदारवादी लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों के अध्ययन के लिए पर्याप्त नहीं है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में यह आरोप सदैव सत्य सिद्ध होता है कि यह यूरो अटलांटिक केंद्रित है और एशियाई अफ्रीकी समाज जहां परिवर्तन की आवश्यकता है उनके लिए उपयोगी नहीं है। मार्क्सवादियों का तर्क है कि स्टर्न ने व्यवस्था को परिवेश के अंतर्गत व्याख्यायित किया, परंतु स्टर्न ने पूंजीवादी व्यवस्था का कहीं उल्लेख नहीं किया है। स्टर्न के योगदान। स्टर्न ने तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन को आमूलचूल रूपों में परिवर्तित कर दिया, जहां उन्होंने अंतर्विषयक उपागम का प्रयोग किया और इंटरडिसिप्लिनरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसी व्यवस्था का प्रयोग मॉर्टन का अपलान ने किया। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्विषयक उपागम के बढ़ते प्रभाव का ही परिणाम है कि आमंड एंड पावेल ने समाजशास्त्रियों और निर्जातियों एंथ्रोपोलिस्ट विज्ञानियों से प्रभावित होकर संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम का निर्माण किया। आमंड एंड पावेल ने तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागम को आगे बढ़ाते हुए कहा कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के कुछ निर्धारित प्रक्रिया होते हैं जो निश्चित संरचनाओं के द्वारा संपादित होते हैं और व्यवस्था एक परिवेश या वातावरण में कार्य करती है। उन्होंने संरचना के बजाय प्रक्रिया पर बल दिया। प्रक्रिया का आशय राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा संपादित में सभी कार्य है जो व्यवस्था के परिवेश में बने रहने में सहायक होते हैं। आमंड एंड पावेल ने प्रक्रिया को दो भागों में विभाजित किया, एक में जिसमें राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती, दूसरा हित अभिव्यक्तिकरण इंटरेस्ट सर्टिकुलेशन, हितों का संचयीकरण इंटरेस्ट एग्रीगेशन, राजनीतिक संचार पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, ये सब आगत प्रक्रिया हैं। इनपुट फंक्शन है।
आउटपुट फंक्शन निर्गत प्रकार है। एक में नियम निर्माण रूल मेकिंग, नियम क्रियान्वयन रूल इम्प्लीमेंटेशन, नियम अधिनिर्णय रूल एडजुडिकेशन। अमेंड एंड पावेल के विश्लेषण में आगत प्रकारों पर ही सर्वाधिक बल दिया गया है, क्योंकि आधुनिक उपायों के समर्थक होने के कारण वे राज्य सरकार संविधान के बजाय व्यवस्था के वास्तविक प्रकार्य और अनौपचारिक प्रकार्य पर बल देते हैं। आगत प्रकार्य में एक में राजनीतिक समाजीकरण है या पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है, जिसके द्वारा राजनीतिक मूल्य एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के लिए स्थानांतरित होते हैं। इनके विश्लेषण में संरचनाओं पर बल नहीं दिया गया है, परंतु यह स्वाभाविक है कि राजनीतिक समाजीकरण का कार्य दबाव समूह, दल व्यवस्था जैसी संरचनाओं के द्वारा संपादित होता है। राजनीतिक समाजीकरण के निम्नलिखित उपकरण हैं। एक में परिवार, दूसरा विद्यालय या विश्वविद्यालय, तीसरा पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप और अंत में मीडिया। राजनीतिक समाजीकरण के परिणाम स्वरूप राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि स्टर्न के चिंतन में समाजीकरण और संस्कृति का कोई उल्लेख नहीं है। अमेंड एंड पावेल ने निम्नलिखित राजनीतिक संस्कृतियों का उल्लेख किया। एक में सब्जेक्ट कल्चर, प्रजाभावी संस्कृति, एक में प्रजाभावी संस्कृति सब्जेक्ट कल्चर, आदिमकालीन पैरोचियल कल्चर, सहभागी संस्कृति पार्टिसिपेट कल्चर। दूसरा राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था का मनोवैज्ञानिक पक्ष है, जिसके अनुसार व्यवस्था के प्रति व्यक्ति के विचार या अभिवृत्ति एप्टीट्यूड ही व्यवस्था का मूल अभिप्राय है। एक में आदिमकालीन संस्कृति में न तो व्यक्ति को राजनीतिक व्यवस्था के विषय में कोई जानकारी है और न ही व्यवस्था में अपनी भूमिका का कोई ज्ञान है। दूसरा प्रजाभावी संस्कृति में व्यक्तियों को राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी होती है परंतु अपनी भूमिका का ज्ञान नहीं होता। तीसरा सहभागी संस्कृति के अंतर्गत व्यक्ति को राजनीतिक व्यवस्था के विषय में भी जानकारी है और वह उसमें सहभागिता भी करता है, जिसे नागरिक संस्कृति सिविक कल्चर का भी नाम दिया गया है, जिसके अंतर्गत आमेंड एंड बर्बा ने अमेरिकी, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली और मैक्सिको का अध्ययन किया। मॉरिस जोन्स ने भारत की राजनीतिक संस्कृति का उल्लेख करते हुए कहा कि यहाँ संतवादी संस्कृति भी विद्वान है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी के बाद भी गांधी जयप्रकाश नारायण ने कोई राजनीतिक पद नहीं लिया। रॉबर्ट पुटनम ने बोलिंग एलोन किताब में लिखते हुए कहा कि नागरिक समाज और नागरिक संस्कृति के अवमूल्यन से राजनीतिक भागीदारी कम हो रही है और मतदान प्रतिशत में भी कमी देखी जा रही है। एग्जाम्पल, चीन जैसे साम्यवादी शासन में वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा राजनीतिक समाजीकरण को प्रभावी बनाने के लिए साम्यवादी दल ने समूचे शैक्षणिक संस्थाओं में शी जिनपिंग के जीवन के अध्ययन को अनिवार्य बना दिया गया है। राजनीतिक संस्कृति समाजीकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है और राजनीतिक संस्कृति से राजनीतिक व्यवस्था के विकास का भी ज्ञान होता है, क्योंकि जहाँ नागरिक संस्कृति होगी वहाँ शासन लोकतांत्रिक होगा। इस संदर्भ में एशियाई मूल्य का विचार उल्लेखनीय है, जिसके द्वारा ली कुआन ने यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि एशियाई मूल्य पश्चिमी मूल्यों से अलग है, इसीलिए लोकतांत्रिक पंथ निरपेक्ष शासन एशियाई संस्कृति के अनुरूप नहीं है। दूसरा, आमेंड एंड पावेल ने राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार्य में हितों के अभिव्यक्तिकरण को नहीं माना, जो कार्य दबाव समूह जैसी राजनीतिक संरचनाओं के माध्यम से संपादित किए जाते हैं, क्योंकि समाज में अनेक प्रकार के हित विद्यमान होते हैं। और आमेंड एंड पावेल ने निम्नलिखित प्रकार के दबाव समूह का उल्लेख किया। एक में सहचार्यात्मक एसोसिएशनल ABVP, दूसरा गैर सहचार्यात्मक नॉन एसोसिएशनल खाप पंचायत, संस्थात्मक इंस्टीट्यूशनल, तीसरा IS सेना इत्यादि, चौथा प्रदर्शनकारी एनोमिक। ABVP किसान दबाव समूह तुलना साम्यवादी शासन में संस्थात्मक दबाव समूह अत्यधिक प्रभावशाली होते हैं,
जबकि गैर साम्यवादी शासन में लोकतांत्रिक शासन में सहचारात्मक दबाव समूह का अत्यधिक प्रभाव होता है, क्योंकि व्यक्तियों को समूह संगठन के निर्माण की आज़ादी होती है। हितों का संचयीकरण दबाव समूह हितों के प्रकट करते हैं, जबकि राजनीतिक दलों का मूल कार्य दबाव को प्रकट करने के बजाय हितों को एकीकृत करना है, जिसका अभिप्राय है राजनीतिक दल सत्ता की प्राप्ति के लिए समाज में विद्यमान सभी समूहों से समर्थन की अपेक्षा रखते हैं। लोकतांत्रिक शासन में दलीय व्यवस्था प्रतिस्पर्धा होती है, जबकि चीन जैसे साम्यवादी देशों में केवल एक दल को ही कार्य करने की अनुमति प्राप्त होती है। चौथा, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में राजनीतिक संचार में एक में आमेंड एंड पावेल ने राजनीतिक संचार को राजनीतिक व्यवस्था का प्रमुख कार्य माना, जिसके अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न भागों के बीच संचार का प्रयोग किया जाता है। इसी विचार को कार्ल ड्यूस के द्वारा नर्व्स ऑफ द गवर्नमेंट नामक रचना के द्वारा विस्तृत रूप में व्यक्त किया गया। ड्यूस ने कहा, संचार के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था सदैव गतिशील होती है। उनके अनुसार राजनीतिक संचार राज्यों के बीच न होकर विभिन्न प्रकार के दबाव समूहों और गैर राजनीतिक इकाइयों के बीच निर्मित होती है। परिणाम स्वरूप अमेरिकी जैसे संघीय शासन का निर्माण हुआ तथा यूरोपीय यूनियन की भी नींव रखी गई। लोकतांत्रिक शासन में संचार के मॉडल बहुपक्षीय होते हैं, जबकि अधिनायकवादी शासनों में केवल एक पक्ष ही संचार चलता है। समकालीन विश्व में हैबरमॉस ने पॉलिटिकल कम्युनिकेशन को लोकतंत्र के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया है, और उनके अनुसार वर्तमान विश्व में पूंजीवाद के बढ़ते प्रभाव के कारण इस संचार में बाधा उत्पन्न हो रही है। राजनीतिक व्यवस्था की मूल विशेषता आमेंड एंड पावेल ने व्यवस्था की 3 मूल विशेषताओं का उल्लेख किया है। एक में आगत को निर्गत में परिवर्तित करना, दूसरा व्यवस्था का अनुरक्षण मेंटेनेंस और अनुकूलन एडॉप्टेशन, तीसरा व्यवस्था की क्षमता कैपेबिलिटी। एक में राजनीतिक व्यवस्था का कार्य समाज से आने वाली मांगों के निर्णय में परिवर्तित करना है, और दूसरा उन्होंने सिस्टम के अनुरक्षित करने पर बल दिया, जिससे यह प्रतीत होता है कि संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम मार्क्सवादियों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि वो व्यवस्था के आमूल परिवर्तन पर बल देते हैं। तीसरा, आमेंड एंड पावेल ने यह भी स्वीकार किया कि विश्व में प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता एक समान नहीं है। उदाहरण के लिए, लोकतांत्रिक पूंजीवादी राजनीतिक व्यवस्था की क्षमताएं एशियाई अफ्रीकी देशों की राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता से ज़्यादा बेहतर स्थिति में है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित करने, संसाधनों को दोहन करने का था उनके वितरण से प्रदर्शित होती है। इसीलिए एशियाई अफ्रीकी राजनीतिक व्यवस्थाओं में कल्याणकारी सुविधाओं का वितरण नहीं हो पाता है, क्योंकि राज्य की दोहन क्षमता ही कमजोर है। आलोचना एक में तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागम के द्वारा यह दावा किया गया था कि उनका अध्ययन क्रॉस कल्चर, पार संस्कृति और पार सामाजिक होगा, जिसका अभिप्राय है कि आधुनिक उपागम यूरोप, एशिया, अफ्रीका सभी के अध्ययन के लिए समान रूप से उपयोगी हैं, तथा लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक सभी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन हेतु प्रासंगिक है। परंतु आमेंड एंड पावेल के उपागम को देखने से यह प्रतीत होता है कि यह अमेरिकी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। मार्क्सवादियों ने सदैव यह आलोचना की कि तुलनात्मक राजनीति का उपागम तटस्थ वस्तुनिष्ठ नहीं है, जिसकी पूंजीवादी मान्यताएं अंतर्निहित है। दूसरा, आमेंड एंड पावेल ने अनुरक्षण और अनुकूलन पर सर्वाधिक बल दिया, जो पुनः यथास्थितिवाद का परिचायक है, जो पूंजीवाद का अंतर्निहित मूल्य है। इसलिए यह साम्यवादी देशों का अध्ययन और विकासशील देशों के अध्ययन के लिए पर्याप्त नहीं है। निष्कर्ष, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण योगदान है, जहाँ संविधान एवं सरकार के बजाय व्यवस्था के प्रकार्य पर मूल बल दिया गया। एक क्वेश्चन, राजनीतिक विश्लेषण के संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम का फोकस यथापूर्व स्थिरता पर
अधिक और परिवर्तन पर अपेक्षाकृत कम रहा करता है। स्पष्ट कीजिए। अगला आधुनिक उपागम पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, राजनीतिक समाजशास्त्र। तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागम में राजनीतिक समाजशास्त्र का प्रमुख महत्व है और यह विचार प्लेटो, अरस्तु, मोंटेस्क्यू और मार्क्स जितना पुराना है, परंतु अध्ययन के विषय के रूप में इसकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई। राजनीतिक समाजशास्त्र समाज और राज्य के बीच की अंतःक्रिया का अध्ययन करता है और सर्टोरी का मत है कि राजनीतिक का समाजशास्त्र और राजनीति समाजशास्त्र के बीच अंतर है। सोशियोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स का अभिप्राय है कि समाज प्राथमिक और महत्वपूर्ण है जबकि राजनीति उस पर निर्भर है, जबकि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के अनुसार दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक समाजशास्त्र के अध्ययन में दो प्रकार की दृष्टिकोण विद्यमान है। एक में ग्रीन एंड ओरिलेंस का मत है कि राजनीतिक समाजशास्त्र का मूल सरोकार राजनीतिक संरचना, उसकी प्रकृति, वैधता, लेजिटिमेसी तथा राज्य के द्वारा किए गए बल प्रयोग को राजनीतिक समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र माना जाता है। दूसरा, एंड्रयू इफोर्ट ने राजनीतिक समाजशास्त्र का व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा कि इसका अध्ययन केवल राज्य सरकार के अध्ययन तक सीमित नहीं है, अपितु इसमें सभी प्रकार के शक्ति संबंध के अध्ययन पर बल दिया जाता है, जिसमें शक्ति का वितरण विभिन्न समूहों के द्वारा शक्ति प्राप्त की प्रतिस्पर्धा का अध्ययन का विषय माना जाता है। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी की विषय वस्तु, एक में वैधता समाज की, दूसरा भागीदारी समाज की, मतदान व्यवहार, तीसरा शक्ति कैसे प्राप्त करते हैं, विशिष्ट वर्ग, चौथा दबाव समूह, दल व्यवस्था, पांचवें आधुनिकीकरण विकास। राजनीतिक समाजशास्त्र का वर्तमान अध्ययन क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। लैप्सेट बेंडिक्स, जिसमें 5 मुख्य भागों के अध्ययन पर बल दिया गया है। एक में राजनीतिक संरचनाएं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, वर्ग, जाति, दबाव समूह, दल व्यवस्था, नौकरशाही। दूसरा, राजनीतिक जीवन, पॉलिटिकल लाइफ, चुनावी प्रक्रिया, जनमत, राजनीतिक संचार। तीसरा, राजनीतिक नेतृत्व, पॉलिटिकल लीडरशिप, समाज में विद्यमान समुदाय की स्थिति, राजनीतिक संरचनाएं। चौथा, राजनीतिक विकास, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, आधुनिकीकरण, सामाजिक परिवर्तन और उसके मूल कारक। लुसियन पाई, पॉलिटिकल डेवलपमेंट में समानता, इक्वलिटी, क्षमता, कैपेसिटी, विभेदीकरण, डिफरेंशिएशन। हंटिंगटन, जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी, संसदता, कॉन्फ्रेंस, सामंजस्य, अनुकूलता, एडॉप्टिविटी, ऑटोनोमी, स्वायत्तता। राजनीतिक विकास का अध्ययन तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागम के अंतर्गत आरंभ हुआ, जहां राजतंत्रीय व्यवस्था से लोकतंत्रीय शासन की ओर संक्रमण को ही राजनीतिक विकास का नाम दिया गया। रोस्ट्रो ने कहा कि राजनीतिक विकास एक चरणबद्ध प्रक्रिया है जो यूरोप और अमेरिका में देखा जा सकता है, और उन्होंने अपने विकास के मॉडल में 5 चरणों का उल्लेख किया है जिससे होकर कोई भी समाज और राजनीतिक व्यवस्था विकसित होती है। हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास के साथ राजनीतिक क्षरण, पॉलिटिकल डिके का विचार दिया, जिसे गैप हाइपोथेसिस, गैप परिकल्पना भी कहा जाता है, जिसका अभिप्राय है जब लोगों की मांगें राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा पूर्ण न हो सके अथवा लोगों की आकांक्षाओं और राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा वे आकांक्षाएं पूरी न किए जा सके, परिणाम स्वरूप राजनीतिक क्षरण होता है। इसीलिए विश्व के अनेक देशों में लोकतंत्र के विरोधी तानाशाही प्रभावी हुई है, जैसे म्यांमार में लोकतंत्र की समाप्ति कर दी गई है। राजनीतिक विकास के मापन के लिए राजनीतिक संस्कृति का भी सहारा लिया जा सकता है, और जिन देशों में सहभागी संस्कृति प्रभावशाली होगी वहाँ राजनीतिक विकास प्रभावी होगा। राजनीतिक विकास की समूचे विचार को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह विचार उदारवादी लोकतांत्रिक मूल्य पर आधारित है, जबकि पूरे विश्व में अनेक प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं विद्यमान हैं। इसीलिए एडवर्ड सिल्स ने अल्टरनेटिव कॉज ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में गैर पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्थाओं का भी उल्लेख किया है, जिसमें अलग अलग मात्रा में राजनीतिक विकास विद्यमान है। एक में राजनीतिक लोकतंत्र, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, दूसरा नाम मात्र का लोकतंत्र,
ट्यूटिलरी डेमोक्रेसी। तीसरा आधुनिक धर्म तंत्रीय शासन मॉडर्न ओलिगार्की। चाइना नॉर्थ कोरिया सर्वाधिकारवादी गठतंत्र टोटलिटेरियन ओलिगार्की। चौथा परंपरागत गठतंत्र सऊदी अरब ट्रेडिशनल ओलिगार्की। पांचवें राजनीतिक विकास के विचार पर सदैव यह आपत्ति रही कि यह मान्यता यूरोप केंद्रित है, इसीलिए एशिया अफ्रीका के अध्ययन को करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसीलिए फ्रेडरिक्स ने राजनीतिक विकास को विकासशील देशों के राजनीतिक विकास को समझने का प्रयास किया और विकसित देशों से इसकी तुलना भी की, और उन्होंने विकास के 3 मॉडल का उल्लेख किया। एक में डिफ्रैक्टेड विभेदीकृत, दूसरा पेरिस्मेटिक, तीसरा फ्यूज्ड संनिहित। फ्रेडरिक्स ने प्रिस्मेटिक समाज के अध्ययन पर विशेष बल दिया, जो विकासशील देशों में विद्यमान है और जिसमें विकसित और पिछड़े दोनों प्रकार के समाजों की विशेषता पाई जाती है, क्योंकि इन समाजों में आधुनिकता और परंपरा दोनों के लक्षण विद्यमान हैं। राजनीतिक आधुनिकीकरण पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। परंपरा आधुनिकता। परंपरा एक में मनोवैज्ञानिक स्थैतिक, परंपरा में आर्थिक, कृषि, परंपरा में राजनीतिक राजतंत्रीय व्यवस्था, आधुनिकता में गतिशीलता, जाति धर्म प्रजाति, दूसरा शहरीकरण औद्योगिकरण लोकतांत्रिक शासन। तुलनात्मक राजनीति में सरकार और व्यवस्था के बीच तुलना के साथ साथ आधुनिकीकरण के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच तुलना करने का प्रयास किया गया। इसेंस्टेडट ने अपनी किताब मॉडर्नाइजेशन प्रोटेस्ट एंड चेंज में आधुनिकीकरण के निम्नलिखित लक्षणों का उल्लेख किया है। एक में सामाजिक गतिशीलता सोशल मोबिलाइजेशन, दूसरा सामाजिक विभेदीकरण, तीसरा आर्थिक परिवर्तन, चौथा राजनीतिक परिवर्तन। बैरिंगटन मुर्रे ने आधुनिकीकरण के निम्नलिखित 3 प्रतिरूपों का उल्लेख किया है। एक में पूंजीवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था, दूसरा साम्यवादी शासन, तीसरा फांसीवादी शासन। हंटिंगटन ने और अन्य पश्चिमी विचारकों ने आधुनिकीकरण और विकास को एक दूसरे को पर्याय के रूप में स्वीकार किया है, परंतु रजनी कोठारी जैसी भारतीय विचारक इस मत से सहमत नहीं है। और रजनी कोठारी ने कहा कि जो यूरोप और अमेरिका के आधुनिकीकरण के मत के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण, लोकतांत्रिक शासन या राजनीतिक विकास के पूर्व सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तकनीकीकरण आवश्यक है, जैसा कि हंटिंगटन, इसेंस्टेडट जैसे विचारकों ने कहा, जबकि स्वतंत्रता के बाद भारत में राजनीतिक आधुनिकीकरण पहले किया गया और उसके बाद सामाजिक आर्थिक विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिससे यह प्रतीत होता है कि कोई समाज आधुनिक न होने के बावजूद भी राजनीतिक रूप में विकसित हो सकता है, जबकि इसके विपरीत दक्षिणी पूर्वी एशियाई राज्य जैसे सिंगापुर अत्यधिक आधुनिक है, इसके बावजूद यहाँ लोकतांत्रिक शासन प्रभावी नहीं है, जिससे यह प्रतीत होता है कि आधुनिकीकरण सदैव राजनीतिक विकास में सहायक होगा। ये सत्य नहीं है। ये उल्लेखनीय है कि सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री ली कुआन ने यह मत व्यक्त किया, आधुनिकीकरण लोकतंत्र से ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आधुनिकीकरण के लिए लोकतंत्र को पीछे करना भी आवश्यक है। राजनीतिक अर्थशास्त्र पॉलिटिकल इकोनॉमी। राजनीतिक अर्थशास्त्र का विचार मार्क्स के विचारों जितना पुराना है, जिसके अनुसार अर्थव्यवस्था ही समूची राजनीतिक सांस्कृतिक व्यवस्था का निर्धारक है। चिलकोटे ने अपनी किताब कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में लिखते हुए कहा कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित वर्गीकरण किए जा सकते हैं, जिसमें पहला एक में वणिकवादी मर्चेंटलिस्ट और दूसरा पूंजीवादी या उदारवाद, तीसरा मार्क्सवाद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मार्क्सवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था का सीधा खंडन करते हुए डब्ल्यू रोस्ट्रो ने कहा, स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास स्वाभाविक रूप में सामाजिक विकास की प्रक्रिया के अनुसार बढ़ती है और इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और पूंजीवादी देशों ने एशियाई अफ्रीकी राज्यों को तकनीकी आर्थिक सहायता प्रदान की, जो उनके विकास में सहायक होगी।
रोस्टो की मान्यताओं पर 1964 में अंक टार्डन के द्वारा सवाल उठाया गया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से मूल लाभ पूंजीवादी औद्योगिक देशों को प्राप्त हुआ। इसी के बाद लैटिन अमेरिकी विचारक समीर अमीन आंदे गुंडर फ्रैंके ने रोस्टो की मान्यताओं को खारिज करते हुए प्राचीरता सिद्धांत डिपेंडेंसी थ्योरी दिया। यद्यपि 1980 के दशक में प्राचीरता सिद्धांत की मान्यताओं पर भी सवाल उठाए गए, क्योंकि दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश आर्थिक प्रगति के केंद्र के रूप में उभर रहे थे और सोवियत संघ के विघटन के बाद पूंजीवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र का प्रभाव बढ़ने लगा, जिसे नव उदारवादी नीतियों के रूप में स्वीकार किया गया। समकालीन विश्व में राजनीतिक अर्थशास्त्र का दायरा अत्यधिक बढ़ गया, जिसमें सतत विकास के विचार अथवा पर्यावरणीय विचारों को भी शामिल किया गया तथा विकासशील देशों के विचारकों के द्वारा पी साईनाथ गरीबी और सूखे के अध्ययन पर विशेष बल दिया गया। अमर्त्य सेन और मार्था अनुसवाम ने राजनीतिक अर्थशास्त्र में क्षमताओं के निर्माण को केंद्र बिंदु बनाया। डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटी इन्हीं मान्यताओं के आधार पर मानव विकास रिपोर्ट तैयार की गई, जिसके द्वारा विभिन्न राज्यों के बीच तुलना की गई और हंगर इंडेक्स का भी निर्माण किया गया। पॉलिटिकल इकोनॉमी की खामियां प्रॉब्लम्स। एक में राजनीतिक अर्थशास्त्र उदारवाद, पूंजीवाद और मार्क्सवादी नामक दो विरोधी खेमों में विभाजित है, जिससे इसका अर्थ वस्तुनिष्ठ न होकर वैचारिक ज़्यादा हो जाता है। दूसरा, राजनीतिक अर्थशास्त्र का विचार अति विस्तारित है, जिससे इसकी सुनिश्चित परिभाषा में कठिनाई आती है। तीसरा, राजनीतिक अर्थशास्त्र का विचार एक आयामी है, जहाँ अर्थव्यवस्था को अन्य कारकों की तुलना में ज़्यादा महत्व दिया गया है और संविधान, शासन शक्ति जैसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संकल्पनाओं को अनदेखा किया गया है। चौथा, यूरोप केंद्रित है। राजनीति विज्ञान। एक में ऐतिहासिक, एक में अतीत, बी में घटनाओं, सी में तथ्यों। दार्शनिक। एक में मूल्य, दूसरा विचार, तीसरा आदर्श। अनुभाविक वैज्ञानिक। एक में ब्राज़ील, दूसरा इटली, तीसरा इजराइल। तुलनात्मक, फील्ड स्टडी, सर्वे, पर्यवेक्षण। तुलनात्मक पद्धति की सीमाएं। तुलनात्मक पद्धति की सीमाएं। एक में तुलनात्मक राजनीति के द्वारा आरंभिक रूप में संविधान एवं सरकारों के बीच तुलना करने का प्रयत्न किया गया, परंतु इस तुलना की सबसे बड़ी कठिनाई भाषाई विविधता है, क्योंकि किसी भी अनुसंधानकर्ता को विश्व की सभी भाषाओं का ज्ञान नहीं हो सकता। दूसरा, तुलनात्मक सरकार और संविधान के अध्ययन के लिए विभिन्न राज्यों की शासन प्रणालियों के अध्ययन पर बल दिया जाता है, परंतु कितने सरकार और राज्यों के अध्ययन पर्याप्त हैं, इसका कोई भी वस्तुनिष्ठ मानदंड तुलनात्मक पद्धति में उपलब्ध नहीं है। उदाहरण के लिए, संघात्मक शासन के अध्ययन के लिए विश्व के सभी 16 संविधानों का अध्ययन किया जाए या अमेरिका अथवा कनाडा के संविधान ही पर्याप्त हैं, यह निर्धारित नहीं है। तीसरा, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में अनुसंधानकर्ता के मूल्य और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसीलिए तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करने वाले अमेरिकी यूरोपीय विद्वान विभिन्न देशों के बीच तुलना के बजाय उदारवादी लोकतांत्रिक मानकों विचारों को प्रभावी बनाने का प्रयास करते हैं। मॉडल के रूप में देखते हैं। विभिन्न शासन प्रणालियों के बीच तुलना तब तक संभव नहीं है जब तक उनके संबंध में पर्याप्त सूचनाएं उपलब्ध न हो, परंतु तानाशाही राज्यों में या गैर लोकतांत्रिक शासन में सूचनाएं सार्वजनिक रूप में उपलब्ध नहीं होती हैं, इसीलिए तुलना भी संदिग्ध हो जाती है। क्वेश्चन, अनून्य वैश्विक अन्वेषण के प्रक्रम के माध्यम से राजनीतिक घटनाओं का परीक्षण करना तुलनात्मक राजनीति के मूल कारण/प्रक्रिया बन गए हैं। एग्जामिन पॉलिटिकल फेनोमेना थ्रू प्रोसेस क्रॉस ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन हैज बिकम अ फंडामेंटल। क्वेश्चन, आधुनिकीकरण शोध प्रबंध का कथन है कि संपन्नता स्थिर लोकतंत्र को जन्म देती है।
आप किस प्रकार भारत को विश्व के सबसे सफल लोकतंत्र को एक असाधारण उदाहरण के तौर पर देखते हैं? क्वेश्चन, राजनीतिक तंत्र का वर्गीकरण तुलनात्मक राजनीति को समझने का एक महत्वपूर्ण उपकरण प्रदान करता है। मूल्यांकन कीजिए। 2021 क्वेश्चन, विकासशील देशों के संदर्भ में निर्वाचन प्रणाली और विभिन्न सामाजिक विभेदों का दलीय व्यवस्था के निरूपण प्रभाव की व्यवस्था कीजिए। आंसर में, राजनीतिक व्यवस्था के कार्यकरण में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसे जेफरसन और मेडिसन नकारात्मक मानते थे। ब्रिटेन के संसदीय शासन में दो दलीय व्यवस्था का प्रभाव ज़्यादा रहा, क्योंकि वहाँ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली अपनाई गई। इसीलिए मॉरी डुवर्जर ने कहा, दलीय व्यवस्था और चुनाव प्रणाली के बीच एक तार्किक संबंध होता है। तीसरा, इजराइल, नेपाल और अनेक स्कैंडिनेवियाई देशों में सदैव गठबंधन सरकारों का निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ लिस्ट चुनाव प्रणाली को अपनाया गया है। भारत का उदाहरण विश्व में अनूठा है, जहाँ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाने के बावजूद गठबंधन सरकारों का निर्माण होता है। चौथा, भारत जैसे विशाल देशों में जहाँ जाति, धर्म, संस्कृति की विविधताएं विद्यमान हैं, क्योंकि विकासशील देशों में निर्जातीय पहचान प्रभावी होती है और पहचानगत राजनीति आइडेंटिफाई पॉलिटिक्स का प्रभाव है। पाँचवें, भारत में अनेक प्रकार के क्षेत्रीय दलों की उपस्थिति इसी पहचानगत राजनीति के परिणाम है, जो नेपाल और पाकिस्तान में भी दिखाई देती है। निष्कर्ष में राजनीतिक व्यवस्था के निर्धारण में संविधान और सरकार के बजाय दल और दबाव समूह की भूमिका ज़्यादा होती है, जिसका सीधा संबंध चुनाव प्रणाली से भी होता है। क्वेश्चन, लोकतांत्रिक देशों में निम्न मतदाता सहभागिता के कारणों के उपयुक्त उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन, आंसर 1 में राजनीतिक सहभागिता के द्वारा लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक राज्यों के बीच विभाजन संभव है और मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारण निम्नलिखित हैं। दूसरा में रॉबर्ट पुटनम ने सोशल कैपिटल का विचार देते हुए कहा कि पूंजीवादी औद्योगिक देशों में सामाजिक पूंजीवादी के अभाव के कारण मतदान का प्रतिशत घट रहा है। दूसरा, राजनीतिक सहभागिता के निर्धारण में राजनीतिक संस्कृति का भी बड़ा योगदान होता है। एक में आमंड एंड पावेल और पूंजीवादी देशों में पूंजीवाद के बढ़ते प्रभाव के कारण राजनीतिक व्यवस्था की वैधता पर सवाल उठाए जाते हैं। इसीलिए आम जनता चुनावी वातावरण से स्वयं को दूर रखने की प्रयास करती है। इंडियन थॉट्स थिंकर, भारतीय विचारक। परंपरावादी चिंतन में धर्मशास्त्र, बौद्ध परंपरा, अर्थशास्त्र, सोशल रिफॉर्मर में सामाजिक सुधार में अहमद खान, नव वेदांतिक परंपरा में अरविंदो, भिखु पारिक, प्राच्यवाद। लोकतांत्रिक समाजवादी डॉक्टर अम्बेडकर, उत्तर उपनिवेशवाद। मार्क्सवादी परंपरा में एम.एन. रॉय, एडवर्ड सैयद। भारत की राजनीतिक परंपरा। 1 में भिखु पारिक ने भारतीय राजनीतिक चिंतन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत में कोई व्यवस्थित राजनीतिक परंपरा विद्यमान नहीं है और भारत के विचार केवल धार्मिक और आध्यात्मिक हैं। डॉक्टर के.पी. जायसवाल ने इस मत को स्वीकार नहीं किया और उनके अनुसार यूरोपीय विचारकों के द्वारा और विशेष तौर पर ब्रिटिश शासन के द्वारा भारत पर अपने शासन को औचित्यपूर्ण बनाने के लिए ऐसा विचार जानबूझकर प्रतिपादित किया जिससे भारतीय परंपराओं और विचारों को निम्न सिद्ध किया जा सके। दूसरा, वर्तमान राजनीतिक विचार और सिद्धांतों में यह स्वीकार किया जा रहा है कि पश्चिम का राजनीतिक सिद्धांत मूलतः यूरोप और अमेरिका केंद्रित है। इसीलिए उत्तर उपनिवेशवादी चिंतन का विकास हुआ, जिनके अनुसार एशियाई अफ्रीका की परंपरा को यूरोपीय अमेरिकी दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता नहीं है। एडवर्ड सैयद ने प्राच्यवादी पूर्व ओरिएंटलिज्म को प्रतिपादन करते हुए कहा कि आज भी यूरोपीय विश्वविद्यालय में एशियाई अफ्रीकी परंपराओं को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह संयोग का विषय है कि मैकियावेली ने प्रिंस लिखा, जबकि कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रिंस की तुलना में अत्यधिक व्यापक है। इसके बावजूद अर्थशास्त्रों को उपेक्षित किया गया है।
धर्मशास्त्र भारत की प्राचीन परंपरा में धर्म को केंद्रीय महत्व दिया गया है और ये परंपरा पुराण उपनिषद वेद और स्मृतियों में विद्यमान है। महाभारत के शांति पर्व में भी इसका उल्लेख मिलता है, जो मान्यता धर्मशास्त्र में प्रतिपादित की गई। यहाँ उल्लेखनीय है कि धर्म का अभिप्राय रिलीजन नहीं है, क्योंकि रिलीजन शब्द में 3 मान्यताएं अंतर्निहित हैं। एक में यह पारलौकिक मतलब सत्ता में विश्वास, अल्लाह गॉड भगवान, उपासना स्थल, एक धार्मिक ग्रंथ, जबकि धर्म प्राचीन परंपरा में नैतिकता और कर्तव्य का पर्याय है, जिसे उपनिषद में रीत कहा गया है, जिसका आज से एक शाश्वत नैतिक व्यवस्था है और समूचे प्रकृति में प्रत्येक पदार्थ का एक निश्चित स्वभाव है। इसीलिए धर्म का गुण या स्वभाव के रूप में भी प्रयुक्त किया गया है, जिसका अभिप्राय है कि धर्म पशु पक्षी मानव और समूचे प्राणी जगत को नियंत्रित करता है। दूसरा, यह धर्म का विचार प्लेटो से भी मिलता जुलता है। धर्मशास्त्र में धर्म के 10 लक्षणों का उल्लेख किया गया। धृति धैर्य, दूसरा क्षमा फॉरगिवनेस, तीसरा आत्मनियंत्रण, चौथा आस्ते चोरी न करना, 5वें सोचिता शौच या पवित्रता, 6ठा इंद्रिय निग्रह या इंद्रियों पर नियंत्रण, 7वें विद्या या आध्यात्मिक, 8वें अक्रोध क्रोध न करना, 9वें समुचित ज्ञान परोपकार के लिए ज्ञान, 10वें सत्य। भारतीय परंपरा या धर्मशास्त्र में धर्म और व्यक्ति के जीवन के बीच में अलगाव की कल्पना ही नहीं है। इसीलिए पंथ निरपेक्ष चिंतन का विचार धर्मशास्त्र की परंपरा नहीं है, परंतु धर्म की वास्तविक परिभाषा सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में की जा सकती है। इसीलिए धर्मशास्त्र में समाज का आश्रम, पुरुषार्थ और वर्ण में विभाजित किया गया है। आश्रम में संन्यास, वानप्रस्थ, गृहस्थ, पहले ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ, वानप्रस्थ से संन्यास, और पुरुषार्थ में मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम। वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सतयुग युग में सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता। मास सोसाइटी मतलब अर्बन सोसाइटी। धर्मशास्त्र में समाज में व्यक्ति की प्रधानता नहीं है, अपितु समुदाय की प्रधानता स्वीकार की गई है। इसीलिए जीवन को विभिन्न आश्रमों में विभाजित किया गया है, जिसके अनुसार धर्म के मायने बदल जाते हैं। इसलिए विद्यार्थी का धर्म शिक्षा अर्जन है, जबकि गृहस्थ सर्वाधिक महत्वपूर्ण आश्रम है, जो ब्रह्मचर्य एवं संन्यास दोनों को सहायता देता है। अतिथि देवो भव गृहस्थ आश्रम में रहने वाले का मूल धर्म है, और भारत की संन्यास परंपरा में परिवार का परित्याग नहीं है, नहीं कर्म का निषेध या मना किया गया है, अपितु गीता में इसी को निष्काम कर्म की उपमा दी गई है। पुरुषार्थ आश्रम धर्मशास्त्र में लौकिक जीवन के साथ पारलौकिक की भी कल्पना की गई है। इसीलिए जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है और अर्थव्यवस्था या भौतिक जीवन पर नियंत्रण धर्म का होना चाहिए। यद्यपि आधुनिक युग में यह बिल्कुल उल्टा हो गया है। इसीलिए समाज में अनेक विसंगतियां उत्पन्न हो रही हैं क्योंकि आधुनिक समाज मैकियावेली के सिद्धांतों से संचालित है, जहां साधन के बजाय साध्य का महत्व ज़्यादा हो गया है। धर्मशास्त्र के धर्म में वर्ण व्यवस्था, विषमतामूलक सामाजिक व्यवस्था या अधिकर्मतामूलक सामाजिक व्यवस्था। एक में धर्मशास्त्र में समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है और समाज को आंगिक के रूप में चित्रित किया गया है, जिसका अभिप्राय है समाज की तुलना मानवीय शरीर से की गई है। इसीलिए ब्राह्मण को शरीर के मस्तिष्क के मुख के रूप में चित्रित किया गया है, जबकि क्षत्रिय को शरीर में भुजा आर्म के रूप में चित्रित किया गया है, जबकि वैश्य की तुलना शरीर में पेट से की गई है, तथा शूद्र को शरीर के पैर की भांति उल्लेखित किया गया है। और जिस प्रकार शरीर के सभी अंगों में एकांगिक एकता विद्यमान होती है, ठीक उसी प्रकार सभी अंग एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक इसी प्रकार सामाजिक व्यवस्था में सभी वर्ण एक दूसरे के पूरक है। प्रोफेसर B.R. मेहता ने ये कहा है कि ब्राह्मण का अभिप्राय समाज का वह वर्ग है जो ज्ञान अर्जन करता है तथा इस ज्ञान का प्रयोग सामाजिक भलाई के लिए करता है। उनका यह
उनका यह भी तर्क है कि चारों वर्णों में वैश्य को सबसे निकृष्ट वर्ण के रूप में चित्रित किया गया है, क्योंकि वैश्य वर्ण की यह प्रवृत्ति होती है क्योंकि वह अपने लाभ के लिए कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। बी.आर. मेहता का कथन है कि मानव धर्मशास्त्र में दो विरोधी मान्यताएं विद्यमान हैं। एक में पहले दृश्य से ऐसा प्रतीत होता है कि मानव को धर्मशास्त्र में मानव का विभाजन जन्म के आधार पर किया गया है। दूसरा, परंतु मानव धर्मशास्त्र में एक दूसरा विचार भी प्रतिबंधित होता है, जहाँ वर्ण का विभाजन कर्म के आधार पर या कार्य के आधार पर प्रक्रियात्मक आधार पर दिखाई देता है। जैसा कि धर्मशास्त्र में उल्लेखित है कि जो व्यक्ति ब्राह्मण है उसे धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं है। यदि वह शारद क्रम का संपादन करता है वह नरक का भी भागीदार होगा। महिलाओं के संबंध में भी एक ओर यह कहा गया है कि जहाँ महिलाओं की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है, जबकि दूसरी जगह यह भी उल्लेखित है कि ब्रह्मा ने महिलाओं को निर्माण करते समय उनमें ऐसी दुर्गुण भर दिया जिससे महिलाएं पर सदैव पुरुषों का नियंत्रण होना चाहिए। बचपन में पिता का, युवावस्था में पति का और वृद्धावस्था में बच्चे का। काचा इलैया इस मत को स्वीकार नहीं करते, जिनके अनुसार वर्ण व्यवस्था मूलतः जाति व्यवस्था है, जिसके माध्यम से भारत में ब्राह्मणवादी व्यवस्था का समर्थन किया गया और अन्य वर्णों का शोषण किया गया। इसीलिए यह समाज विषमता मूलक और अन्याय से भरा हुआ है। मत्स्य न्याय। हॉब्स ने जिस प्राकृतिक अवस्था को अराजकता के रूप में चित्रित किया है उसे मानव धर्मशास्त्र में मत्स्य न्याय कहा गया है। परंतु हॉब्स के मानव का चित्रण एकांगी प्रतीत होता है, क्योंकि व्यक्ति को स्वार्थी एवं प्रभुत्ववादी वर्णित किया गया है, जबकि मानव धर्मशास्त्र के अनुसार मानव में आसुरी एवं दैवीय दोनों प्रवृत्तियां हैं। यतो धर्म ततो जयः, जहाँ धर्म वहीं विजय है। और जब व्यक्ति में आसुरी प्रवृत्ति का प्रभाव बढ़ता है तो समाज में मत्स्य न्याय उत्पन्न हो जाता है और शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर का दमन करने लगता है और धर्म समाप्त हो जाता है। इसीलिए गीता में कहा गया है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य। राज्य धर्मशास्त्र में मत्स्य न्याय को नियंत्रित करने के लिए राज्य की आवश्यकता हुई। यहाँ राज्य और राजा को एक दूसरे का पर्याय माना गया है और राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत को स्वीकार किया गया है, जबकि हॉब्स के विचार में सामाजिक समझौते का विचार विद्यमान है। यहाँ राजा को ईश्वरीय रूप में चित्रित किया गया है और राज्य का कार्य प्रजा की देखभाल करना है। इसीलिए यह राज्य कल्याणकारी है और राज्य की उपमा भी शरीर के 7 अंगों से की गई है, जिसमें एक में स्वामी, दूसरा अमात्य, तीसरा कोष। परंतु होब्स के मानव का चित्रण एकांगी प्रतीत होता है, क्योंकि व्यक्ति को स्वार्थी एवं प्रभुत्ववादी वर्णित किया गया है, जबकि मानव धर्मशास्त्र के अनुसार मानव में आसुरी एवं दैवीय दोनों प्रवृत्तियां हैं। यतो धर्म ततो जय, जहाँ धर्म है वहीं विजय है। और जब व्यक्ति में आसुरी प्रवृत्ति का प्रभाव बढ़ता है तो समाज में मत्स्य न्याय उत्पन्न हो जाता है और शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर का दमन करने लगता है और धर्म समाप्त हो जाता है। इसीलिए गीता में कहा गया है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानं धर्मस्य। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभाविनी युगे युगे। अर्थ, हे भारत, जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं भगवान अपने आप को रचता हूँ, यानी सरकार रूप में प्रकट होता हूँ, सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। चौथा, दुर्ग 5वें जनपद, छठा मित्र, 7वें दंड। मत्स्य न्याय। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसी प्रकार शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर व्यक्ति को खा जाती है। और जिस प्रकार एक स्वस्थ शरीर का निर्माण सभी अंगों के स्वस्थ होने से होता है, ठीक उसी प्रकार एक शक्तिशाली राज्य के लिए राज्य की सभी अंगों का सुदृढ़ होना आवश्यक है। इसी आंगिक राज्य के विचार को सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है, जबकि पश्चिमी चिंतन में राज्य की केवल 4 अंगों का ही उल्लेख किया गया है। में राजा पर नियंत्रण,
भारतीय चिंतन में धर्मशास्त्र में धर्म का केंद्रीय महत्व है, इसीलिए राजा भी धर्म के अधीन होगा। परंपरागत चिंतन में संविधानवाद या विधि के शासन पर कोई उल्लेख नहीं है, परंतु यह कहा गया है कि यदि राजा के दंड का दुरुपयोग करता है तो वह बंधो बांधव सहित मारा जाएगा और उसे परलोक की प्राप्ति नहीं होगी। राजा पर नियंत्रण के लिए अमात्य का भी प्रावधान था, यानी मंत्रिमंडल, क्योंकि राजा अमात्य की सलाह से ही कार्य करेगा। निष्कर्ष: भारतीय चिंतन पश्चिमी चिंतन से इस मायने में अलग है कि आधुनिक पश्चिमी चिंतन यह मानता है कि व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार पैदाइशी है, जबकि भारतीय परंपरा के अनुसार व्यक्ति ऋण लेके पैदा होता है, जिसे अदा करना उसके जीवन का मूल उद्देश्य है। यद्यपि समकालीन विचारधारा में यह मान्यता है कि शक्ति व्यक्ति में केंद्रित नहीं होनी चाहिए, अपितु संविधानवाद जैसी व्यवस्था शासन के लिए ज़्यादा उपयोगी है। अर्थशास्त्र: भारतीय राजनीतिक चिंतन में मनु और कौटिल्य के कालक्रम पर मतांतरण है कि उनका उल्लेखन किस दौर में हुआ था। इसके अतिरिक्त कौटिल्य के नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य भी कहे जाते हैं, जो मूलतः एक ही व्यक्ति था। मैकियावेली का पिता। एक में कौटिल्य का चिंतन इस बात का प्रमाण है कि भारत में पंथ निरपेक्ष भौतिकवादी परंपरा भी विद्यमान थी। कौटिल्य ने राज्य या राजा को केंद्रीय महत्व दिया और धर्म को राज्य के नियंत्रण में रखा, और उसके अनुसार राज्य का सबसे बड़ा उद्देश्य राज्य को शक्तिशाली बनाए रखना है। अर्थशास्त्र में 32 भाग है, 150 चैप्टर हैं, जिसमें 15 भाग तो केवल लोक प्रशासन के लिए समर्पित है। कौटिल्य ने शासन कला का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार अर्थ की रक्षा करना, अर्जन करना, क्रिएशन, वर्धन करना राजा के मूल 3 उद्देश्य हैं। भीखू पारिक ने कहा कि प्राचीन भारतीय चिंतन में शासन कला को दंड नीति का भी नाम दिया गया है, और जिस प्रकार कौटिल्य ने कहा कि साम दाम दंड भेद के द्वारा राज्य की रक्षा होनी चाहिए, ठीक उसी प्रकार मैकियावेली ने भी साध्य को महत्व देते हुए साधन को द्वितीयक माना है। मैकियावेली की भांति कौटिल्य ने भी राजनीतिक और नैतिकता की विभाजन का समर्थन किया, और उसके अनुसार राजा के कार्य का कोई नैतिक मूल्यांकन संभव नहीं है। यद्यपि मैकियावेली का विचार मूलतः शासन कला पर केंद्रित है, जबकि कौटिल्य ने ज्ञान को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया है। एक में अनवीक्षिकी दर्शन नैतिकता का ज्ञान, दूसरा है त्रयी वेदों का ज्ञान, तीसरा वर्ता व्यापार इकोनॉमिक्स का ज्ञान हो, चौथा दंड नीति राजनीति। इसीलिए कौटिल्य का चिंतन मैकियावेली से अत्यधिक व्यापक और विशद है, जो मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष का अध्ययन करता है। राजनीतिक विचार: एक में धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच संबंध प्लेटो और अरस्तु जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि अर्थशास्त्र का आरंभ धर्मशास्त्र के मत्स्य न्याय के विचार से शुरू होता है। इस मत्स्य न्याय की स्थिति को दूर करने के लिए लोगों ने आपसी सहमति या समझौते के द्वारा विवस्वान के पुत्र मनु को अपना राजा बनाया, और वे कहा कि वे राजा को अपने अनाज का 1/6 भाग तथा वस्तुएं और सोने का 1/10 भाग प्रदान करेंगे। सप्तांग सिद्धांत: धर्मशास्त्र के भांति कौटिल्य ने भी राज्य के 7 अंगों का उल्लेख किया है, जिस प्रकार धर्मशास्त्र में विद्यमान है, जिसमें राजा की शक्तियों, कर्तव्यों का उल्लेख है तथा कल्याणकारी राज्य के विचार का समर्थन किया गया है। कौटिल्य के चिंतन में भी शक्तिशाली राजतंत्रीय शासन का उल्लेख है, यद्यपि विद्वानों के बीच इस बिंदु पर मतभेद है कि शासन में केंद्रीयकरण की प्रवृत्तियाँ ज़्यादा है अथवा विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति विद्यमान है। लेकिन इस बिंदु पर कोई मतभेद नहीं है कि कौटिल्य का शासन कल्याणकारी है, जिसे अर्थशास्त्र में योगक्षेम का नाम दिया गया है, जिसके अनुसार प्रजा की रक्षा करना, उसका पालन करना और उसकी संपन्नता को बनाए रखना राजा का मूल दायित्व है। प्रजा सुखेम सुखे राजा, इसी वक्तव्य को तुलसीदास ने व्यक्त करते हुए कहा राजा सो प्रजा दुखारी। वो राजा कैसा है जहाँ प्रजा दुखारी हो। राजा के लिए प्रजा के कल्याण के लिए प्रजा की संपन्नता अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि प्रजा संपन्न होगी तभी राजा को अधिक से अधिक कर की प्राप्ति होगी। योगक्षेम का शाब्दिक अर्थ है संसाधनों का संवर्धन, न कि संसाधनों का दुरुपयोग करना। परंतु कौटिल्य के चिंतन में भी केवल प्रजा का भौतिक उत्थान शामिल नहीं है, अपितु आत्मिक या आध्यात्मिक उत्थान भी शामिल है। यह कौटिल्य के चिंतन को मैकियावेली से पृथक करता है।
योगक्षेम। योगक्षेम की प्राप्ति करने के निम्नलिखित साधन हैं। एक में धर्म, जिसमें वर्णाश्रम शामिल है, त्रिवर्ग शामिल है, स्वधर्म और नैतिकता के द्वारा योगक्षेम की प्राप्ति होगी। दूसरा दंड। तीसरा परिवार। कौटिल्य के चिंतन में परिवार को एक मूलभूत इकाई के रूप में स्वीकार किया गया है, इसीलिए व्यक्तिवादी चिंतन विद्यमान नहीं है और कौटिल्य की योगक्षेम के अंतर्गत वंचित और गरीब व्यक्तियों को सहायता प्रदान की जाएगी, न कि सभी व्यक्तियों के लिए सुविधाएं प्राप्त होगी, जिससे व्यक्ति जीवन में आत्मनिर्भर हो सके। न्याय का निर्माण या न्याय व्यवस्था। एक में कौटिल्य के चिंतन में राजा या स्वामी को ही न्याय व्यवस्था को केंद्र माना गया है और राजा के द्वारा न्याय का प्रशासन निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा। एक में धर्म, दूसरा व्यवहार, जिसमें साक्ष्य और सबूत की शामिल किया गया है, जो आज न्याय की व्यवस्था में दांडिक न्याय के रूप में भी जाना जाता है। तीसरा परंपरा, जिसे कौटिल्य ने समस्या का नाम दिया है और कौटिल्य के चिंतन में धार्मिक न्याय के अलावा भौतिकवादी न्याय को भी समान महत्व दिया गया है, जिससे उसने राजा सना या तार्किक सिद्धांत का नाम दिया है। और यदि न्याय की विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या में कोई दुविधा उत्पन्न हो तो स्वयं राजा उसकी व्याख्या करेगी। चौथा, कौटिल्य का राज्य केवल नियंत्रणकारी ही नहीं है अपितु कल्याणकारी भी है, क्योंकि योगक्षेम के द्वारा वितरणकारी न्याय पर भी बल दिया गया है। संप्रभुता का विचार। कौटिल्य के चिंतन में संप्रभुता का विचार। एक में अर्थशास्त्र में निम्नलिखित प्रकार के सरकारों की कल्पना की गई है। द्वैराज्य, वैराज्य और संघीरता, जिसके अनुसार दो व्यक्तियों के द्वारा किया गया शासन द्वैराज्य है, जबकि विदेशी व्यक्ति के द्वारा किया गया शासन वैराज्य है, जबकि एक समूह या परिषद के द्वारा किया गया शासन संघीरता है। वे प्रोफेसर बी.आर. मेहता का तर्क है कि कौटिल्य का राज्य के न तो हाउस के भांति पूर्ण निरंकुशतावाद कहा जा सकता है और न ही लोक जैसा संवैधानिक राजतंत्र कहा जा सकता है और न ही प्राचीन समय में विद्यमान निरंकुश शासनों के भांति है, जबकि आर.पी. कांगले ने इसे राजतंत्रीय शासन का नाम दिया है। दूसरा, कौटिल्य के चिंतन में सीमाओं की रक्षा करना राजा का दायित्व है, जिससे उसने चतुरंत का नाम दिया है। उसके अनुसार राज्य की रक्षा करने के लिए चतुरंगिनी सेना की भी आवश्यकता है। रोमिला थापर ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि राजा के दरबार में संप्रभुता का विचार दिखाई देता है, परंतु वह दूर दराज के गांव में अनुपस्थित प्रतीत होता है। एस एल टेकर ने कहा कि 16 महाजनपदों की उपस्थिति भारतीय परंपरा में संप्रभुता के विद्यमान होने का परिचायक है। स्वामी या राजा ही संप्रभुता के केंद्र था, ऐसा आर.पी. कांगले का तर्क है। और राजा की शक्तियों पर नियंत्रण एवं संतुलन। कौटिल्य का चिंतन राजतंत्रीय है, उसके बावजूद राजा की निरंकुश शक्ति पर निम्नलिखित प्रतिबंध विद्यमान है। एक में राजा या स्वामी को दंड नीति में दिया गया प्रशिक्षण और अमात्य मंत्री के द्वारा भी राजा के कार्य पर नियंत्रण रखा जाएगा। और आर.पी. कांगले ने कहा कि राजा के ऊपर सरता जाने का सदैव नैतिक अभय विद्यमान होता था, क्योंकि मौर्य वंश के अंतिम शासक और शुंग वंश के खिलाफ आम जनता ने ही विद्रोह कर दिया था, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शोषणकारी अन्यायकारी राजा के विरुद्ध आम जनता सदैव विद्रोह के लिए उतारू हो जाती थी। एस अल्टेकर ने कहा कि तत्कालीन समय में यदि राजा निरंकुश होता था तो आम जनता दूसरे राज्य की तरफ पलायित कर जाते थे। तत्कालीन समय में राजतंत्रीय शासन का हस्तांतरण वंशानुगत आधार पर होता था, परंतु भविष्य के राजा या राजकुमार में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। एक में अभिगामिक, दूसरा प्राज्ञण्य, तीसरा उत्साह, चौथा आत्मसंपद सेल्फ रेस्ट्रेंट। उसके अनुसार जीवन में राजा को 6 शत्रुओं से बच के रहना चाहिए। एक में काम वासना, दूसरा गुस्सा या क्रोध एंगर, तीसरा घमंड वैनिटी, चौथा दूसरे से श्रेष्ठता का भाव अथवा दूसरे को नकारने की प्रवृत्ति, पांचवें आवश्यकता से अधिक खुशी ओवरजॉय, छठा लालच ग्रीड। राज्य के कार्य।
कौटिल्य के चिंतन में राज्य के कार्य को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक में संरचनात्मक कार्य, दूसरा उत्थानात्मक कार्य। संरचनात्मक कार्य में विधवा, गरीबों, बच्चों और बीमार की सुरक्षा करना है, छात्रों, भिक्षुकों और सन्यासी को रक्षा करना तथा लोगों की संपत्ति को भी रक्षा करना है। दूसरा, हिंसा को रोकना, लोक व्यवस्था बनाए रखना, विधि के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंडित करना और न्याय का प्रशासन। जबकि उत्थानात्मक कार्य में आम जनता के भौतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए कार्य करना, सद्गुणी व्यक्ति को पुरस्कृत करना, कृषि, उद्योग और कला को बढ़ावा देना, शिक्षा को प्रोत्साहित करना और छात्रों की सहायता, श्रमिकों और कलाकारों की आजीविका का संरक्षण। उपरोक्त कार्यों को देखने से यह प्रतीत होता है कि कौटिल्य के विचार में सुशासन का विचार विद्यमान है, क्योंकि न्याय के साथ आम जनता के कल्याण पर भी बल है। कौटिल्य के शासन का मूल मंत्र है प्रजा सुखे सुखम, राजा प्रजाना च हिते हितम। और यह भी उल्लेखनीय है कि उसने कहा कि राजा को निरंतर प्रयास के द्वारा अपनी शक्तियों में वृद्धि करनी चाहिए, जिसके लिए उसे मंत्र सिद्धि, प्रभु सिद्धि और उत्साह सिद्धि की आवश्यकता पड़ती है। मंत्र सिद्धि में राजा अपनी बुद्धिमत्ता का विकास करेगा तथा मंत्र सिद्धि के द्वारा राजा अपने बौद्धिक कौशल का विकास करेगा, जबकि प्रभु सिद्धि के द्वारा राजा अपने कोष का संरक्षण करेगा और उत्साह सिद्धि के द्वारा राजा अपने सैन्य और भौतिक संसाधनों का विकास करेगा। परराष्ट्र का सिद्धांत या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सिद्धांत। एक में यथार्थवादी, दूसरा राज्य, तीसरा सुरक्षा संघर्ष, चौथा संघ राज्य, पांचवें सेना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। एक में अराजकता, मॉर्गेनथाउ, मानव स्वभाव, केनेथ वाल्ट्ज। एक में अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संरचना, दूसरा अधिक्रमतामूलक। ऊपर में यूएसए, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस या भारत। कौटिल्य का चिंतन में संरचनात्मक यथार्थवादी। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत। विजुगित्सु राज्य रूस है, अरि यूक्रेन है, मित्र विजुगित्सु, रूस का मित्र बेलारूस, मध्यम चीन। दुश्मन का दुश्मन दोस्त और दोस्त का दोस्त दोस्त, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, दोस्त का दोस्त दोस्त, दोस्त का दुश्मन दुश्मन। मंडल सिद्धांत के अंतर्गत कौटिल्य ने संरचनात्मक यथार्थवाद का समर्थन किया और यह कहा कि प्रत्येक राज्य को अपनी रक्षा के लिए चतुरांगनी सेना का निर्माण करना चाहिए। उसने यह माना कि राज्यों के बीच के संबंध नैतिकता और न्याय पर आधारित नहीं होती है, अपितु शक्ति से ही संचालित और नियंत्रित होते हैं। उसके अनुसार राजा को राज्य की सुरक्षा हेतु 4 उपाय अपनाने चाहिए। एक में साम, दूसरा दाम, दंड और चौथा भेद। कौटिल्य ने भी यथार्थवादियों की भांति यह माना है कि युद्ध किसी भी राज्य के लिए अंतिम विकल्प होना चाहिए और सामान्यतः राज्य के हितों को साधने के लिए कूटनीतिक माध्यम का सहारा लेना चाहिए। कौटिल्य ने राज्य के हितों की रक्षा के लिए 6 प्रकार की नीति का भी उल्लेख किया है। एक में षड्गुणी नीति, 6 फोल्ड पॉलिसी। षड्गुणी नीति। एक में संधि, पीस, स्थापना। दूसरा विग्रह, हॉस्टिलिटी, दुश्मनी। तीसरा संश्रय, अलायंस। चौथा यान, मोबाइलाइजेशन, युद्ध का बिगुल बजा देना। 5 में आसान, प्रतिरक्षा करना, वेट एंड वॉच। छठा द्वैधी भाव, डबल पॉलिसी। यूक्रेन संघर्ष के वर्तमान विश्व में कौटिल्य के इस यथार्थवादी नीति को प्रभावी रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि स्वीडन और फिनलैंड जैसे शांतिप्रिय तटस्थ राज्य भी नाटो में शामिल हो रहे हैं। चीन की आक्रामक नीति को देखते हुए भारत ने अमेरिका के साथ सामरिक संबंध को और सुदृढ़ बना दिया है, जिसे कौटिल्य ने संश्रय का नाम दिया है। और यह संभव है कि एक देश के साथ संघर्ष विग्रह और दूसरे के साथ मित्रता समांतर रूप में विद्यमान हो। जैसे भारत का पाकिस्तान के साथ संघर्ष बना हुआ है, परंतु बांग्लादेश के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों पर बल दिया गया है। कौटिल्य के अनुसार राज्य के समक्ष उपलब्धियां विकल्प राज्य की शक्ति और परिस्थिति दोनों के अनुसार निर्धारित होती है। इसीलिए शक्तिशाली राज्य विग्रह की नीति अपना सकता है, जैसा कि चीन भारत के साथ आक्रामक है, जबकि कमजोर राज्य को आसन की नीति
अपनानी चाहिए अथवा संशय का सहारा लेनी चाहिए। और सेनाओं के यान का संचालन करते समय मौसम का भी ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। कौटिल्य के प्रशासन का सिद्धांत। कौटिल्य के विचार में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने पर अत्यधिक बल दिया गया है और उसने उपमानात्मक रूप में ये कहा कि भ्रष्टाचार के 40 प्रकार होते हैं, अर्थात मल्टीपल हैं। उसने कहा, भ्रष्टाचार को रोकना इतना कठिन है जितना जीभ पर रखे गए शहद का स्वाद लेने से किसी को मना कर देना है अथवा मछली को पानी पीने से रोकने जैसा है। कौटिल्य के अनुसार जांच 3 प्रकार की होगा फॉर सिविल सर्विस के लिए। एक में अर्थोपदा, दूसरा कामोपदा, तीसरा भयोपदा। उसने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों के लिए उपरोक्त 3 प्रकार के परीक्षण आवश्यक है। एक में न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के रूप में काम करने वाले व्यक्तियों को धर्मोपदा का परीक्षण देना होगा। राजस्व अधिकारियों को अर्थोपदा का परीक्षण देना होगा, जबकि राजा की सुरक्षा में तैनात अधिकारियों को भयोपदा का परीक्षण देना होगा। जबकि मनोरंजन के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति को कामोपदा के परीक्षण से गुजरना होगा। उसके अनुसार भ्रष्टाचार रोकने हेतु जासूसों का भी उपयोग किया जाएगा, जिसके लिए उसमें निम्नलिखित प्रकार के जासूसों का उल्लेख किया है। एक में उसने कहा, जासूसों के निम्नलिखित प्रकार होंगे। एक में काप्टिक जो छात्र के वेश में सूचना इकट्ठा करेंगे। दूसरा उदास्थित जो सन्यासी के वेश में घूमेंगे। तीसरा गृहपट्टिक जो घरेलू कार्य में शामिल होंगे। चौथा वैदेहिक जो व्यापारी के रूप में कार्य करेंगे। 5 में उसने तापस को भी असूचना का एक भाग माना है, जो सन्यासियों का ही दूसरा प्रकार है। उसके अनुसार भ्रष्ट आचरण में शामिल पदाधिकारियों को कठोर दंड दिया जाएगा और यह भी उल्लेखनीय है कि पदाधिकारियों को वेतन भी दिया जाएंगे, जिससे वो पन के रूप में व्यक्त करता है। स्थानीय प्रशासन। कौटिल्य एक में कौटिल्य के चिंतन में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, जिसमें अमात्य मंत्री और 18 विभागों के प्रमुख होंगे, जिसे वह तीर्थ कहा है। दूसरा, 18 विभागों के अलावा उसने स्थानीय शासन का भी उल्लेख किया है, जिसमें नगरीय प्रशासन और ग्रामीण प्रशासन दोनों का उल्लेख है, जिससे यह दिखाई देता है कि कौटिल्य के चिंतन में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति विद्यमान है और गांव का प्रशासन के मूल इकाई माना गया है। एक जनपद में 800 गांवों को रखा गया है तथा जनपद के प्रशासन को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें राजस्व, प्रशासन, कृषि और पुलिस प्रमुख हैं। पुलिस में रक्षा अधिकृत बोला गया है, पुलिस को संस्कृत में। तीसरा, जनपद के प्रशासन का दायित्व स्थानीय को सौंपा गया है, जिसके नीचे गोप कार्य करेंगे, जिनका मूल कार्य कृषि के रिकॉर्ड को बनाए रखना है। जबकि समाहर्ता आज के जिलाधिकारी डीएम के भांति प्रतीत होता है। नगर के प्रशासन को नगर अध्यक्ष कहा गया है, जबकि शहर को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए कोटपाल का नियुक्त की गई थी। स्थानिक जनपद डोरमुख प्रखंड खानटिक पंचायत। उसके बाद गांव। कौटिल्य के वित्तीय प्रशासन। एक में कौटिल्य ने कहा, कोष का अत्यधिक महत्व होता है, जिसके बिना चतुरंगिनी सेना का निर्माण संभव नहीं है। अर्थशास्त्र में राजस्व के 67 स्रोतों का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखित किया गया है कि सन्यासी, गर्भवती महिलाएं और यज्ञ जैसे धार्मिक व्यक्तियों को कर आरोपित करने छूट दी जाएगी। कौटिल्य ने सुशासन को मॉडल प्रयोग करते हुए कहा कि राजा को कर इस प्रकार लगाना चाहिए जैसे कि मधुमक्खी पुष्प से शहद निकाल लेती है अथवा गाय का बछड़ा गाय से दूध पीता है, जिससे गाय को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। कौटिल्य ने कहा, किसी उद्योग की आरंभिक अवस्था में कर आरोपित नहीं करना चाहिए और यदि राज्य में कोई दुर्लभ वस्तु का उत्पादन हो रहा है तभी उससे कर से छूट दी जानी चाहिए। और कौटिल्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कथन है कि प्रजा को खुशहाल बनाकर ही राज्य को संपन्न किया जा सकता है, क्योंकि प्रजा खुशहाल होगी तभी कर ज़्यादा देगी। अरबिंदो की विचारधारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की प्रभुता लाई थी। फुल नेम अरविंद यार्ड घोष।
अरविंदो के विचार अरविंद याकिया घोष 1872 से 1950। देखिए नरमपंथ या संविधानवादी, दूसरा उद्देश्य ब्रिटिश शासन में सुधार। नरमपंथी मॉडरेट यह ब्रिटिश संसदीय शासन को आदर्श, दूसरा न्यायपूर्ण, तीसरा नॉरोजी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश प्रशासन में सुधार, करारोपण, अनुनय विनय, परसुएशन, प्रेयर, प्रोटेस्ट ऑफ प्रोसीडिंग। दादा भाई नौरोजी ने कहा कि 1857 के बाद भारतीय भी ब्रिटेन के नागरिक हो गए हैं, इसीलिए भारतीयों को वही सुविधा प्राप्त होनी चाहिए जो ब्रिटिश नागरिकों को प्राप्त होती है, और भारत में भी ब्रिटेन की भांति संसदीय लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए। यद्यपि उन्होंने कहा ब्रिटेन के प्रशासनिक अधिकारी ब्रिटेन की न्यायपूर्ण भावना के विरुद्ध कार्य करते हैं। राष्ट्रवाद के नायक एक में अरविंदो ने राष्ट्रवादी विचारधारा में बंकिम चंद्र चटर्जी के विचार को ही आगे बढ़ाया, जिन्होंने भारत को देवी या माँ के रूप में चित्रित किया, और इसीलिए भारत का राष्ट्रवाद पश्चिमी राष्ट्रवाद से अलग है। जो विचार एंडरसन मैजिनी के द्वारा दिया गया, पश्चिमी राष्ट्र को एक भौगोलिक इकाई के रूप में चित्रित किया गया और जिसमें भाषा के आधार पर राष्ट्र का निर्माण हुआ, जबकि भारतीय राष्ट्रवाद की प्रेरणा उपनिषदों, धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं से प्राप्त की गई। उपनिषदों से प्रभावित होते हुए अरविंदो ने कहा कि यह समूचा विश्व ब्रह्म का प्रक्षेपण मात्र है। दूसरा इसीलिए उन्होंने कहा कि भारत में सनातन धर्म ही राष्ट्र है और सनातन धर्म का सैद्धांतिक आधार वेदों उपनिषद में विद्यमान है। इसी सनातन धर्म के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने विराट पुरुष का प्रदर्शन किया गया, जिसके अनुसार यह समुच्चय धरती ही ईश्वर का स्वरूप है और व्यक्ति उसी परम चेतना का एक अंश है, इसीलिए व्यक्तियों के बीच एक स्वाभाविक एकता विद्यमान है। तीसरा, उनके अनुसार भारतीय राष्ट्र ईश्वरीय चेतना का पर्याय है और जिस प्रकार ईश्वर या ब्रह्म की कभी मृत्यु नहीं हो सकती, ठीक उसी प्रकार भारत में राष्ट्रवाद की मृत्यु नहीं हो सकती। ये अमर है। इन्हीं विचारों को विवेकानंद तिलक के राष्ट्रवादी विचारों में देखा जा सकता है, जिन्होंने वेदांत को आधार बनाकर भारत में राष्ट्रवादी परंपरा को आगे बढ़ाया। अरविंदो का प्रसिद्ध कथन है कि जब तक भारत माता के रक्त को विदेशी साम्राज्यवादी चूस रहे हैं, तब तक वे शांत नहीं बैठ सकते। अरविंदो का यही सांस्कृतिक राष्ट्रवादी विचार क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का आधार बना और राष्ट्रवादी विचार को जनमानस तक संप्रेषित किया गया। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का राजनीतिक स्वरूप। अरविंदो के इसी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या विचारों के परिणाम स्वरूप उग्र राष्ट्रवादियों ने नरमपंथी राष्ट्रवादी कार्यक्रमों की बजाय स्वदेशी, स्वराज्य, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा जैसे उद्देश्यों पर बल दिया। गर्मपंथ एक्सट्रीमिज्म उद्देश्य स्वराज्य साधन में एक में राष्ट्रीय शिक्षा, दूसरा विदेशी, विदेशी में बहिष्कार, स्वदेशी वस्तु या संस्था, मूल मान्यता साम्राज्यवाद शोषणकारी, राष्ट्रवाद को तोड़ रहे हैं, धर्म जाति संप्रदाय में विभाजित। अरविंदो ने निष्क्रिय प्रतिरोध के विचार का संगठन किया, जिसका अभिप्राय है कि उन्होंने शिक्षा के माध्यम से एक नवीन राष्ट्रीय चेतना के विकास का प्रयास किया और भारतीयों में उत्साह और गौरव बोध उत्पन्न किया। इसीलिए विदेशी संस्थाओं, विचारों और वस्तुओं के बहिष्कार के पक्ष लिया, जिससे भारत आर्थिक रूप में स्वावलंबी बन सके तथा राजनीतिक रूप में स्वराज्य की प्राप्ति हो सके। अरविंद के विचार गांधी के निष्क्रिय प्रतिरोध या सत्याग्रह के भांति नहीं है, क्योंकि अरविंदो ने तिलक के भांति सट्ठे साठम समाचरित टिट फॉर टैट की नीति का समर्थन किया। उन्होंने कहा भारतीयों के द्वारा की गई हिंसा माँ काली के नृत्य के समान है, क्योंकि गर्मपंथियों ने यह विचार दिया कि जिस प्रकार भगवान कृष्ण के द्वारा अन्याय के विरुद्ध हिंसा की गई, ठीक उसी प्रकार भारतीय के द्वारा अन्याय के विरुद्ध की गई हिंसा अनुचित नहीं है। ठीक इसी प्रकार भारतीयों के द्वारा अन्याय के विरुद्ध की गई हिंसा उचित है।
मानवीय एकता का विचार। एक में अरविंदो ने जीवन के दूसरे चरण में मानवीय एकता का विचार देते हुए कहा कि सनातन धर्म और हिंदूवादी या हिंदुइज्म में समूची मानवता को एक या इकाई के रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि वे आरंभ से ही उपनिषदों के विचार को स्वीकार करते थे कि समूचा विश्व ब्रह्म का प्रकटीकरण मात्र है। दूसरा, उन्होंने उदारवाद के द्वारा मानवीय एकता स्थापित करने के प्रयास को पर्याप्त नहीं माना, क्योंकि उदारवादी चिंतन में मानवीय एकता को राजनीतिक और भौतिक रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने विवेकानंद की इस मान्यता का आगे बढ़ाया कि जीवन में भौतिक विकास का सर्वश्रेष्ठ चरण नहीं होता, अपितु विकास का सर्वोच्च चरण आध्यात्मिक विकास है, जो हिंदू धर्म का मूलाधार है। तीसरा, उनके अनुसार राष्ट्रीय लीग शांति स्थापित करने में असफल हो गया और व्यापार के द्वारा भी विश्व में एकता पैदा करना कठिन है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के कारण राज्य के हितों के बीच संघर्ष होते हैं। चौथा, उनके यह विचार यूक्रेन संघर्ष के आधुनिक दौर में अत्यधिक प्रभावित प्रतीत होते हैं, जहां यूरोप में इतनी भौतिक समृद्धि के बावजूद भी संघर्ष बने हुए हैं। पाँचवें, मानवीय एकता वास्तविक रूप में आत्मिक ही हो सकती है, जो योग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने सिंथेसिस ऑफ योगा का विचार दिया। छठा, अरविंदो के अनुसार इतिहास। एक में जनजातीय समाज, दूसरा नैतिक यूनान या विवेक, तीसरा मध्यकाल धर्म का प्रभाव, चौथा शहरी आधुनिकीकरण में भौतिकवाद, विज्ञान, उद्योग, पाँचवें मानवीय एकता। छठा, रोमा रोल्या ने अरविंद के विचार को पूर्व एवं पश्चिम के बीच के विचार का मिश्रण कहा, क्योंकि पश्चिम ने विश्व को भौतिक ज्ञान दिया जबकि भारत ने समूचे विश्व में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार किया। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसीलिए भारत की स्वतंत्रता दैवीय इच्छा है, क्योंकि भारत इस दैवीय चेतना का विकास समूचे विश्व में करेगा। साथ में अरविंद ने कहा कि उदारवादी चिंतन और समाजवादी चिंतन विश्व में विद्यमान इसी भौतिकवादी विचारधारा का परिणाम है, परंतु उदारवाद स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता पैदा करता है, जबकि समाजवाद कृत्रिम समानता पैदा करने का प्रयास करता है। आठवें, अरविंदो के विचारों की प्रासंगिकता आज ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि उदारवादी विचारधारा संकटग्रस्त है। मार्क्सवाद का पतन हो चुका है और समूचे विश्व में जाति, धर्म और निर्जातीय समूह पर आधारित संघर्ष बढ़ रहे हैं, जिसकी समाप्ति का एक ही माध्यम है, आत्मिक उत्थान और आध्यात्मिक उन्नति। इसी आधार पर भारत के विश्व गुरु बनने का भी विचार प्रतिपादित किया गया है, जो साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और विस्तारवाद के माध्यम से नहीं होगा, अपितु योग और आध्यात्मिकता के आधार पर होगा। एम.एन. रॉय, मानवेंद्रनाथ रॉय। एक में नरमपंथ, बुद्धिजीवियों का आंदोलन। नरमपंथ संविधानवाद को फॉलो करते थे, गर्मपंथ हिंसा को फॉलो करते थे। शहरी लोग, गर्मपंथ में शहरी लोग, आम जनता, किसानों का मुद्दा। दूसरा, 1920 का असहयोग आंदोलन में स्वराज्य, स्वदेशी, असत्य, हृदय परिवर्तन, ब्रिटिश शासन में ब्रिटिश व्यवस्था का बहिष्कार, शिक्षा, न्याय प्रणाली। राष्ट्रवाद से मार्क्सवाद का संक्रमण। एक में एम.एन. रॉय जीवन के आरंभिक चरण में राष्ट्रवादी थे, जबकि जीवन के दूसरे चरण में वे धूर मार्क्सवादी हो गए। इसीलिए मार्क्सवादी होने के कारण वे राष्ट्रवाद के बजाय उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का अध्ययन का विषय बनाते हैं। उन्होंने लेनिन के विचार को हूबहू स्वीकार कर लिया, जिसके अनुसार समूचे विश्व में पूंजीवाद साम्राज्यवाद के रूप में स्थापित हो चुका है। इसीलिए भारत में भी मार्क्सवादियों का संघर्ष उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध है या राष्ट्रवाद के लिए नहीं है। लेनिन की भांति एम.एन. रॉय ने भी यह माना कि समूचे विश्व में साम्यवादी क्रांति फैलाने का मात्र एक तरीका बोल्शेविक क्रांति है। लेनिन ने साम्यवादी क्रांति की रणनीति का निर्माण करते हुए समूचे विश्व को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया। एक में पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरी पूर्वी यूरोप, तीसरा अर्ध उपनिवेशिक राष्ट्र और उपनिवेशिक राष्ट्र। एम.एन. रॉय ने लेनिन की मार्क्सवाद से संबंधित सभी सैद्धांतिक मान्यताओं को स्वीकार कर लिया। इसीलिए एम.एन. रॉय पहले विचारक हैं जिन्होंने
भारतीय समाज की मार्क्सवादी व्याख्या की। इसीलिए समाज को आर्थिक रूप में देखा और उसे निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया। एक में सामंतवादी कुलीन वर्ग, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, दूसरा पूंजीपति एवं बुद्धिजीवी, तीसरा छोटे किसान, चौथा मजदूर या सरबराह और भूमिहीन किसान। एक में अंततः एम एन रॉय की भारतीय समाज की व्याख्या अरविंद और तिलक की भांति नहीं है, जो भारतीय समाज को सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक रूप में देखते हैं। इनके समाज की व्याख्या डॉक्टर अम्बेडकर से भी भिन्न है, जिन्होंने भारतीय समाज के जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखा। दूसरा, लेनिन के साथ सैद्धांतिक सहमति के बावजूद लेनिन की क्रांति के रणनीति एम एन रॉय में से सहमत नहीं थे। लेनिन का तर्क था कि क्रांति के लिए भारत में गठबंधन के निर्माण की आवश्यकता है। इसीलिए लेनिन ने कहा कि साम्यवादी दल को कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए तथा नेतृत्व साम्यवादियों के हाथों में होना चाहिए, और गठबंधन इसीलिए व्यवहारिक है क्योंकि कांग्रेस और साम्यवादी दोनों साम्राज्यवादी के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं और क्रांति के बाद साम्यवादी समूची व्यवस्था पर स्वाभाविक रूप में नियंत्रण कर लेंगे। यह संयोग का विषय है कि एम एन रॉय ने गठबंधन की रणनीति का समर्थन नहीं किया और यह दावा किया कि साम्यवादी दल भारत में कितना शक्तिशाली हो चुका है कि वह क्रांति करने के लिए सक्षम है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि एम एन रॉय के क्रांति का तरीका विफल हो गया और आलोचक यह मानते हैं कि एम एन रॉय के भारतीय समाज का अध्ययन वास्तविकता के बजाय मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित था। राम मनोहर लोहिया जैसे विचारकों ने मार्क्सवादी सिद्धांत के द्वारा भारतीय समाज की व्याख्या को स्वीकार नहीं किया। डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय समाज की व्याख्या के लिए मार्क्स से ज़्यादा महत्वपूर्ण बुद्ध को कहा। एम एन रॉय का कांग्रेस के संबंध में दृष्टिकोण में यह संयोग का विषय है। अक्टूबर 1917 की साम्यवादी क्रांति के बाद एम एन रॉय भारत में भी साम्यवादी क्रांति को प्रभावी बनाने की रणनीति अपना रहे थे, जबकि उसी दौर में राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस और महात्मा गांधी के प्रभाव में निर्णायक की वृद्धि हो रही थी। परंतु एम एन रॉय गांधी के बढ़ते प्रभाव को समझने में विफल रहे। उल्टा उन्होंने यह कह दिया कि भारत की आम जनता अशिक्षित और समझदार नहीं है, इसीलिए गांधी लोकप्रिय हो रहे हैं। एम एन रॉय ने नेहरू को क्षमावादी समाजवाद कहा, एपोलॉजिस्ट सोशलिस्ट, तथा गांधी को पूंजीपतियों का सरंगना कहा। एम एन रॉय ने यहाँ तक कहा कि कांग्रेस पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करना चाहती है, इसीलिए कांग्रेस छोटा पूंजीपति दल है तथा ब्रिटिश शासन बड़ा पूंजीपति दल है और दोनों एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। गांधी के द्वारा चौरी चौरा हिंसा के बाद राष्ट्रीय आंदोलन को वापस लिए जाने की आलोचना करते हुए कहा कि यह गांधी के द्वारा पूंजीपतियों के हितों की रक्षा के लिए किया गया। गांधी के लघु उद्योग कुटीर उद्योग के विचार की कड़ी आलोचना की। यद्यपि साम्यवादियों का योगदान भी इतिहास में महत्वपूर्ण है, क्योंकि साम्यवादियों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने सामाजिक आर्थिक अधिकारों के एजेंडों को अत्यधिक महत्व दिया तथा कांग्रेस के मंच पर मजदूरों किसानों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया। आमूल मानववादी रेडिकल ह्यूमनिस्ट एम एन रॉय साम्यवादी क्रांति के लिए पहले कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में शामिल हुए। उसके बाद 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने, लेकिन इसे छोड़कर उन्होंने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की नींव रखी 1940 में और संयोग से भारत की स्वतंत्रता के बाद उन्होंने एक नवीन अमूलवादी मानववादी विचार दिया, जिसे वैज्ञानिक एकात्म मानववादी का विचार भी कहा जाता है। एक में मानववादी विचारधारा मानवीय स्वतंत्रता, गरिमा, अधिकार समर्थक विचार है, परंतु एम एन रॉय का मानववाद प्रचलित मानववाद के रूपों से अलग है। अतः यह विचार उदारवाद, मार्क्सवाद, गांधीवाद जैसी मानववादी विचारधाराओं से पूर्णतः भिन्न है। दूसरा, एम एन रॉय ने मानववादी विचारधारा की दो मूल स्तंभ का उल्लेख किया है, एक में स्वतंत्रता, दूसरा नैतिकता। उनके अनुसार स्वतंत्रता मानव की सर्वाधिक मूलभूत आकांक्षा है। जिस प्रकार जैविक और शारीरिक आवश्यकताओं का महत्व होता है, वही महत्व स्वतंत्रता का है, परंतु एम एन रॉय ने मानव को भौतिक के बजाय नैतिक कहा, जिसके अनुसार मानव स्वार्थी, शक्ति का आकांक्षी और
प्रभुत्व स्थापित करने वाला नहीं है, जैसा होब्स ने कहा। इसीलिए मानव की मूल विशेषता समुदाय की भलाई में है। गांधी ने भी मानव को नैतिक कहा, परंतु गांधीवादी चिंतन का आधार धार्मिक और आध्यात्मिक है, जबकि एम.एन. रॉय एक ओर मानव को नैतिक मानते हैं, दूसरी ओर विज्ञान और वैज्ञानिक प्रगति के जोरदार समर्थक है। परंतु उनका वैज्ञानिकवाद नेहरू की भांति नहीं था, क्योंकि नेहरू संसदीय लोकतांत्रिक शासन के समर्थक थे, परंतु एम.एन. रॉय ने दल विहीन लोकतंत्र का विचार दिया। यह संयोग का विषय है कि उन्होंने नव मानववाद के रूप में मार्क्सवाद की कठोर आलोचना की, और उन्होंने ये देखा सोवियत संघ में सर्वहारा वर्ग अधिनायक तंत्र के कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन हो गया। उनका प्रसिद्ध कथन है कि मानवीय स्वतंत्रता के लिए वर्ग और राष्ट्र दोनों खतरनाक बन गए, क्योंकि स्टालिन ने वर्ग के आधार पर स्वतंत्रता का दमन कर दिया, जबकि फांसीवादियों ने अंध राष्ट्रवाद को बढ़ावा देकर स्वतंत्रता को कुचल दिया। यह उल्लेखनीय है कि द्वितीय चरणों में मार्क्सवादी विचारधारा के कठोर समर्थक होने के बावजूद नव मानववादी के रूप में उन्होंने मार्क्सवाद की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की। एक में सामाजिक परिवर्तन के लिए वर्ग संघर्ष का सिद्धांत निरर्थक है और इसके बजाय उन्होंने शिक्षा द्वारा क्रांति पर बल दिए गए। दूसरा, उन्होंने अतिरिक्त मूल्य के विचार को भी खंडन कर दिया, क्योंकि लाभ के बिना उद्योगों का विचार संभव नहीं। तीसरा, उन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को भी सीधे से खारिज कर दिया, क्योंकि इतिहास की भौतिकवादी और आर्थिक व्याख्या पर्याप्त नहीं है। चौथा, उन्हीं के अनुसार स्वतंत्रता के लिए दल विहीन लोकतंत्र के अलावा एक बहुलवादी समाज भी होना चाहिए, जिसका अभिप्राय है कि समाज में विभिन्न प्रकार की समूहों की उपस्थिति आवश्यक है। अमूलवादी मानववाद और भारत के विकास की योजना। एक में स्वतंत्रता के बाद नेहरू के द्वारा देश के आर्थिक विकास के लिए भारी औद्योगिकरण की नीति अपनाई गई, जिससे औद्योगिक विकास का परिणाम क्रमिक रूप में आम जनता को प्राप्त होगा। उनके विकास की योजना का पीपुल्स प्लान्स कहा। उनके अनुसार भारत के विकास हेतु पहले कृषि के औद्योगिकरण की आवश्यकता है। उन्होंने अमेरिका का उदाहरण देते हुए कहा कि अमेरिका में उद्योगों के विकास के पहले कृषि के औद्योगिकरण पर बल दिया गया, जबकि भारत में कृषि के विकास की उपेक्षा कर दी गई। दूसरा, ऐसा भी कहा जाता है कि उनके द्वारा निर्मित योजना से मिलता जुलता विचार 1944 में बॉम्बे प्लान के रूप में प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने भविष्य के भारतीय संविधान के एक प्रारूप का भी निर्माण किया था, जो विकेंद्रीकृत दल विहीन लोकतंत्र पर आधारित था। सर सैयद अहमद खान 1817 से 1898, अंग्रेजी शासन 1857 की क्रांति, मुस्लिम का दमन की नीति। मुस्लिम समाज। एक में अंग्रेजों का शासन नहीं, ईसाइयों का शासन है। दूसरा, दारुल हर्ब। एक में अंग्रेजों का शासन, ईसाइयों का शासन नहीं, फिर भी हमें इस्लामिक शिक्षा एवं संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए तथा अंग्रेजी शासन से दूर रहना चाहिए। मुस्लिम समाज के राजा राम मोहन राय। जिस प्रकार इंग्लैंड में बेंथम ने सामाजिक सुधार किया और राजा राम मोहन राय के द्वारा हिंदू समाज की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया गया, ठीक उसी प्रकार अहमद खान के द्वारा मुस्लिम समाज के सुधार के लिए अथक प्रयास किए गए। दूसरा, अहमद खान ने मुस्लिम समाज को शिक्षित करने पर सर्वाधिक बल दिया और एंग्लो मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज, जो आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है, की नींव रखी। तीसरा, यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर के कथन उल्लेखनीय है, जिन्होंने कहा था कि व्यक्ति इसलिए अशिक्षित नहीं है कि वो गरीब है, बल्कि व्यक्ति इसलिए गरीब है कि वह शिक्षित है। इसीलिए अहमद खान ने मुस्लिम शिक्षा के लिए अन्याय एक्सक्लूसिव योगदान दिया। चौथा, उन्होंने रूढ़िवादियों के इस भ्रामक मान्यता का खंडन किया कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करना ईसाई बनना है, और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम युवाओं को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। पाँचवें, उन्होंने इस्लाम और वैज्ञानिक शिक्षा के बीच समन्वय का प्रयास किया और उनके अनुसार इस्लाम की तार्किक व्याख्या होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा कि कुरान को समाज में विद्यमान रूढ़ि और कुप्रथाओं से अलग करने का प्रयास किया जाए। छठा, समाज सुधार के लिए वैज्ञानिक प्रवृत्ति आवश्यक है। उन्होंने
साइंटिफिक सोसाइटी की नींव रखी। साथ में उनके द्वारा अनेक वैज्ञानिक ग्रंथों को उर्दू में अनुवाद कराया गया। 8 में बहुपत्नी प्रथा और 3 तलाक जैसी सामाजिक कुरीतियों के सुधार पर भी बल दिया। 9 में उनका यह विचार वर्तमान समाज के लिए भी अत्यधिक प्रासंगिक है, क्योंकि बिना शिक्षा के किसी समाज का उत्थान संभव नहीं है। 10 में मुस्लिम युवाओं को सिविल सेवा में सौभाग्यता बढ़ाने हेतु मोहम्मडन सिविल सर्विसेज एसोसिएशन की नींव रखी, जिनके द्वारा उन मुस्लिम युवाओं को आर्थिक सहायता दी गई जो सिविल सेवाओं की परीक्षा देने के लिए इंग्लैंड जाना चाहते थे। स्वामी भक्तों में भी स्वामी भक्त लॉयलिस्ट एवं लॉयलिस्ट। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा मुस्लिम विरोधी नीति अपनाने के कारण अहमद खान ने यह तर्क दिया कि इस क्रांति के पीछे मुस्लिम उत्तरदायी नहीं थे, अपितु अंग्रेजों के नीति जिम्मेदार थे, क्योंकि अंग्रेजी शासन के द्वारा भारतीयों को शामिल नहीं किया गया है। इसीलिए भारतीय समाज में होने वाले असंतोष को अंग्रेजी शासन भाप नहीं सका। दूसरा, इसी को सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत कहा जाता है, जिसके अनुसार यह भारतीय अंग्रेजी शासन में शामिल होते तो यह क्रांति कभी नहीं होती। इसीलिए इस क्रांति के लिए अंग्रेजी शासन उत्तरदायी था, भारतीय नहीं। दूसरा, इस विचार से उन्होंने अंग्रेजी सरकार का ही दृष्टिकोण मुस्लिम के प्रति बदलने का प्रयास किया। दूसरा, तो उन्हें अंग्रेजी शासन के प्रति अत्यधिक निष्ठावान कहा जाता था, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि इस्लाम धर्म और ईसाईयत के बीच में ज़्यादातर समांतर हैं, और यह भी तर्क दिया कि भारतीय मुस्लिम खलीफा में कोई विश्वास नहीं रखते। उन्होंने देशभक्ति संगठन या पैट्रियार्की एसोसिएशन का निर्माण भी किया। कांग्रेस की स्थापना और उनके विचार। ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस की स्थापना के बाद ब्रिटिश शासन का दृष्टिकोण परिवर्तित हो गया और ब्रिटिश शासन के द्वारा अब मुसलमानों का तुष्टीकरण किया गया तथा हिंदुओं का विरोध किया गया, और अहमद खान को यह भय था कि यदि मुस्लिम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होते हैं तो ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण पुनः मुसलमानों का विरुद्ध हो जाएगा। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के इस मत का भी समर्थन किया कि भारत जैसे विशाल देश में लोकतांत्रिक शासन सफल नहीं होगा, यह छोटे देशों के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है। भारत एक राष्ट्र नहीं अपितु उनके राष्ट्रीयताओं का समूह है। इसलिए उनका यह तर्क था कि मुस्लिम समाज को फिलहाल ब्रिटिश शासन से लाभ प्राप्त करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम एकता का विचार। एक में उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम एक सुंदर दुल्हन की 2 आँखों की भांति है। दूसरा, उन्होंने कहा कि सभी व्यक्ति एक ही नदी का पानी पीते हैं तथा एक ही हवा में सांस लेते हैं। तीसरा, उन्होंने यह भी कहा कि हिंदुओं का इस भूमि पर आगमन कुछ सदी पहले हुआ था, जबकि मुसलमान कुछ वर्ष बाद आए। यद्यपि कांग्रेस की स्थापना के बाद अहमद खान के विचारों में परिवर्तन भी देखे जा सकते हैं, और अहमद खान ने भी यह कहा कि मुस्लिम समाज अत्यधिक पिछड़ा हुआ है और हिंदू समाज विशेष तौर पर बंगाली इतना आगे बढ़ चुके हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग उनके दौड़ कर भी बराबरी नहीं कर सकते। अतः हिंदुओं और मुसलमानों के हित अलग अलग हैं। बौद्ध परंपरा। मूलतः बौद्ध परंपरा